हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 4 चैप्टर 41 चढ़ी जवानी तेरा नोकझोंक। सुबह का समय। आज सुबह होटल में बहुत ही चहल पहल थी क्योंकि आज से शादी के सारे फंक्शन शुरू होने वाले थे। होटल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। आज मिस्टर गुप्ता की बेटी आरती गुप्ता की हल्दी थी, जिसके कारण इतनी खुशी के साथ साथ भगदड़ भी मची हुई थी। और यहाँ हमारी हीरोइंस के रूम में कुछ अलग ही सीन था। दोनों की दोनों घोड़े गधे पता नहीं क्या क्या बेचकर सो रही थी। अनोखी के रूम में उसकी नींद में खलल फोन की आवाज से पड़ता है। वह लेटे हुए ही अपना मोबाइल यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, पर मोबाइल जी तकिए के नीचे आराम फरमा रहे थे। तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर वह बिना नंबर देख कॉल उठा सीधे मोबाइल अपने कान पर रख लेती है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बोल रहा है। अभी तक तुम्हारा उठना नहीं हुआ है। क्रिश की आवाज सुनकर अनोखी, जो अपने सुनहरे सपनों में खोई हुई थी, वह चिढ़कर कहती है, ओह काले कौए, तुम्हें चैन नहीं पड़ता ना? सुबह सुबह किसी की नींद खराब करना ये तो तुम्हारा पुराना काम है। अनोखी की बात सुनकर क्रिश अपनी एक आईब्रो रेज्ड करते हुए कहता है, बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे। उठ जाओ कुंभकर्ण, कितना सोती हो लेडीज कुंभकर्ण हो तुम। खुद के लिए कुंभकर्ण सुनकर अनोखी चीरते हुए उठकर बैठ जाती है। किसको कुंभकर्ण कहा तुमने? तुम होते कौन हो मुझे सुबह सुबह कॉल करने वाले? मैं यहाँ छुट्टी मनाने आई हुई हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गए हो। मेरी जिंदगी का सुख चैन सब कुछ छीन लिया। क्रिश मूड में आते हुए गाना गाता है, अभी चैन चुराया तुमको भी चुरा लेंगे। क्रिश का गाना सुनकर अनोखी आंखें रोल करती है और बिना उसकी आगे की बात सुन कॉल कट कर देती है। बड़ा पनौती है मेरी जिंदगी का। और जम्हाई लेते हुए वह टाइम देखती है तो दोपहर के 12 बजे बजने वाले थे। टाइम को देख वह चौंक जाती है। ओ गॉड, 12 बजे बज गए, और फटाफट उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी ऐश भी गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। ऐश की नींद में खलल उसके दरवाजे के खटखटाने की आवाज से होता है। अपने दरवाजे को खटखटाता सुन ऐश जम्हाई लेते हुए उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने होटल सर्वेंट खड़ा हुआ था, जो कि उन्हें नीचे बुलाने आया था। सर्वेंट की बात सुनकर ऐश कहती है कि वह लोग आधे घंटे से नीचे आ रहे हैं। ऐश भी रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। लड़कों के रूम में अलग ही सीन चल रहा था। क्रिश, जो कि आकर्ष के रूम में धरना देकर बैठा था, वह उसी के रूम में फ्रेश होने चला जाता है। आकर्ष उसे गुस्से से घूर रहा था क्योंकि क्रिश सुबह सुबह उसके रूम में टपक कर उसकी नींद खराब कर चुका था और अब उसके रूम के बाथरूम में खुद जाकर बैठा हुआ था। क्रिश के बाहर आने पर आकर्ष कहता है, तुम्हारे पास रूम नहीं है क्या जो तुम मेरे रूम में सुबह सुबह आए हुए हो? अरे ब्रो, वहां अकेले रेडी होने में कहाँ मजा है, इसलिए तो मैं यहाँ आ गया। चलो दोनों साथ में मिलकर रेडी होते हैं। अपने कंधे से क्रिश का हाथ हटा आकर्ष बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह बाहर आता है तो क्रिश ने एक येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिसके गले में हल्की जरी का काम था। वह उस कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। क्रिश को कुर्ते में देख आकर्ष कहता है, तुमने ये क्या पहना हुआ है और यह कैसा भद्दा सा कलर है? अपने इतने प्यारे कुर्ते को भद्दा कलर सुनकर क्रिश आकर्ष को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा भद्दा कलर से? हाँ, इतना अच्छा तो कलर है। और वैसे भी आज हल्दी है तो आज के दिन येलो कलर ही सब लोग पहनेंगे हैं और मेरे साथ साथ तुम भी यही पहन रहे हो। आकर्ष नाम है सर हिला कहता है, भूल जाओ कि मैं ये सड़ा सा कलर पहन लूंगा, देखकर ही उल्टी आ रही है मुझे। आकर्ष को न मानता देख क्रिश अपना तेज दिमाग लगाते हुए कहता है, ठीक है मत पहनो, मैं तो वैसे भी अनोखी को मैच करने के लिए ये कुर्ता पहना हुआ है, क्योंकि मुझे पता है वह भी येलो कलर का ड्रेस पहनने वाली है। और जब अनोखी येलो कलर का ड्रेस पहन रही है तो मैं भी वही पहनूंगा। और हाँ, ऐश्वर्या का ड्रेस भी येलो है और वो वही पहनेगी। एक तुम ही वहां अलग देखोगे तो तुम्हारा मैच तो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जाएगा। कपड़े पहनने से मैच थोड़ी ना होता है, और यह अपनी नॉनसेंस बातें बंद करो, मैं नहीं पहनने वाला ये कुर्ता। ओके ब्रो, मत पहन, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे लिए भी लाया था। और एक कुर्ता निकालकर आकर्ष के बेड पर रख देता है और सीटी बजाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। आकर्ष एक नज़र क्रिश को और एक नज़र कुर्ते को देख मन में कहता है, मैं यह नहीं पहनूंगा, और अपने वही कपड़े शर्ट और पैंट पहन लेता है।
पर क्रिश की बात उसके दिमाग से नहीं निकली थी। इधर दूसरी तरफ क्रिश सीधे अनोखी के रूम की ओर रुख करता है। जैसे ही वह उसके रूम का गेट खोलने वाला था, सामने से गेट खुल जाता है। अनोखी जो भागते हुए बाहर आ रही थी, क्रिश से टकराते टकराते बचती है। एकदम से अनोखी के सामने आ जाने से क्रिश गिरते गिरते बचता है। वह गुस्से से अपनी नजरें उठा अनोखी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज अनोखी ने येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत ही अच्छे से वर्क किया गया था। उसने अपने बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी और उसमें पंजाबी परांदा भी फंसाया हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों में हल्की पिंक लिपस्टिक और जूतिया में वह एकदम पंजाबी कुली लग रही थी, बोले तो एकदम पटोला। क्रिश को अपने रूम के सामने देख अनोखी चीलते हुए कहती है, तुम मेरे रूम के सामने क्या कर रहे हो? क्रिश अपने खोए हुए अंदाज में, बस तुम्हें ही देखने आया था। क्या कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है कि आपको ही बुलाने आया था। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही हैं पंजाबी कुली लुक में। अपनी तारीफ सुनकर अनोखी हल्का खांसते हुए खुद में इतरा कर कहती है, वह तो मैं हूं ही सुंदर। अनोखी को खुद की बड़ाई करता देख क्रिश उसके मजे लेते हुए कहता है, हाँ पर मुझसे सुंदर नहीं। मुझे देखो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं और तुम तो मेरे से 3-4 नंबर कम ही लग रही हो। खुद को कम सुंदर कहे जाने पर अनोखी चिढ़ते हुए कहती है, तुम आखिर मेरे सामने आ ही क्यों जाते हो? जब भी आते हो कुछ ना कुछ बुरा ही कहते हो। जाओ यहां से। और गुस्से में आगे जाने लगती है। पीछे पीछे क्रिश आ रहा था। ठीक उसी समय डीजे वाले ने सॉन्ग बजाया, जो कि क्रिश और अनोखी की सिचुएशन को मैच कर रहा था। सॉन्ग को सुनकर क्रिश तिरछी मुस्कान लिए अनोखी के पीछे चला जाता है। चढ़ी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मिट्रन न्यू टैंग नी, गोरी वीनी विच हो गोरी वीनी विच काली वांचन के नी मिट्रन दी जान ते बने। जडौन निकले हाय नी, जडौन निकले पटोला बनके मिट्रन दी जान ते बने। जडौन निकले पटोला बनके मिट्रन दी जान ते बने। क्रिश गाते हुए अनोखी के दुपट्टे को पकड़ता है, कहीं उसकी चोटी को खींचते हुए क्रिश उसे परेशान करते हुए होटल के कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियां उतरता है। अनोखी जो कि ऐश को बुलाने के लिए जा रही थी, क्रिश से परेशान होकर सीधे नीचे की ओर जाने लगती है। काला सूट काला तिल मुखड़े ते जैचदा, नजर ना लगे तेनू बच्चे एक बिल्लो राखदा। काला सूट काला तिल मुखड़े ते जैचदा, नजर ना लगे तेनू बच्चे एक बिल्लो राखदा। इशारे कर दे इशारे कर दे इशारे कर दे ने गानी वाले मन के मिट्रन दी जान ते बने। जडौन निकले हाय नी, जडौन निकले पटोला बनके मिट्रन दी जान ते बने। जडौन निकले पटोला बनके मिट्रन दी जान ते बने। क्रिश अनोखी के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल पर किस कर देता है। अनोखी क्रिश के पास आ जाने पर आजू-बाजू देखती है तो सभी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो अनोखी क्रिश के सीने पर हाथ रख उसे पुश कर देती है और वह से आगे बढ़ जाती है। यह जिविंग आग विचों निकालदा वे शोला पेंडा रोल जडौन बनके टू निकले पटोला सीना खोला लाहो डोला तेनू दिल दिया गल्ला बोलान करे जी मेरा पर सोहनी में कि तेरा लगदा नी जाइव तेरे ते अखन में सारी रात हूँ लगदा हूँ कुड़िया न्यू लगदा मैं आदमी तेरा सन जा मैं जोगी डैस की डैस मैं आज भी तेरे टे अटका पर मैनू लगदा मिलना साथ नहीं तेरा ये बियंदा हूँ तेरे मेरे टे की आज तेरा बनना मैं सदा वे तेरा सजदा करना साथ दे ही मेरा कश्मीर टन लेके पंजाब वे टू पटले मुंडे मुल्तान द। क्रिश ने अनोखी का पीछा ना छोड़ते हुए उसे परेशान करता ही रहता है और इसी तरह गाना चलता है। दोनों की ही नोक झोंक सभी देख रहे थे और मुस्कुरा। इधर दूसरी ओर ऐश के रूम में एक अलग ही सियाप्पा पड़ा हुआ था। ऐश ने इस समय घाघरा चोली पहना हुआ था, जो कि येलो कलर का था। घाघरे में बीच बीच में स्टोन लगे हुए थे और एक गोल्डन कलर की लेस थी, और जो ऊपर की चोली थी वह वन शोल्डर थी, जिससे ऐश के एक तरफ के गोरे गोरे हाथ दिखाई दे रहे थे। पीछे साइड से बंद था, जो कि ऐश से बांधते नहीं बन रहा था। उसने अनोखी को पहले कॉल किया था कि वह उसको रेडी होने में हेल्प करे, पर अनोखी अभी तक नहीं आई थी और उसे अनोखी और गुस्सा आ रही थी। कुछ देर बाद ऐश के रूम का दरवाजा नॉक होता है। ऐश सोचती है कि अनोखी आई है। वह बिना ऊपर देखे ही दरवाजा खोलकर कहती है, कितना लेट करती है, मैं तेरा कब से वेट कर रही थी, जल्दी आ और उसको सही कर। दरवाजे से हटकर ऐश अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके खड़ी हो जाती है और अपनी पीठ की ओर इशारा करते हुए कहती है,
यार इसे जल्दी से बांध दे, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऐश दोबारा अनोखी को कहती, करना यार जल्दी, अलग से बोलूं क्या तुझे। अनोखी को अपनी पीठ पर किसी के हार्ड हाथ फील होते हैं। अनोखी तेरे हाथों को क्या हुआ है, यह इतने हार्ड क्यों हो गए हैं। हो गया। किसी मर्दानी आवाज को अपने पीछे से सुनकर ऐश एकदम से पीछे पलट कर देखती है, सामने वाले शख्स को देख चौंकते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चैप्टर 42 रेड लिपस्टिक किस। शिमला द रॉयल होटल। ऐश का रूम। फायर 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 फायर। अपने पीछे से एक मर्दाना आवाज को सुनकर ऐश जल्दी से पीछे पलटती है तो सामने खड़े अनएक्सपेक्टेड शख्स को देख चौंक जाती है और जल्दी से अपने सीने को कवर करते हुए कहती है, प्रोफेसर आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। आकर्ष जो कि हाथ बांधे ऐश के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था, वह कहता है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ऐश को कुछ ना बोलता देख आकर्ष खुद ही कहता है, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। ऐश हिचकिचाते हुए कहती है, पर मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने अनोखी को बुलाया था। आकर्ष यहाँ वहाँ देखते हुए, पर अनोखी तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। हाँ अनोखी आखिर अभी तक आई क्यों नहीं है, मुझे लगा अनोखी है, लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। आकर्ष हंसते हुए, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी इसलिए मैं आया था, पर आपने मुझे किसी और काम में उलझा दिया। आकर्ष की बात सुनकर ऐश के कान लाल हो जाते हैं। वो धीरे से कहती है, क्या हेल्प चाहिए है आपको मेरी। वह मुझे हल्दी का आउटफिट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। आकर्ष की ऐसी बात सुन ऐश चुप हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि यही इतने बड़े कॉलेज का प्रोफेसर हल्दी में कौन से कपड़े पहनना चाहिए यह मुझसे पूछने के लिए आया है। ऐश को कुछ ना बोलना देख आकर्ष दोबारा कहता है, तुम मेरी हेल्प करोगी कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए। आकर्ष की बात सुनकर ऐश का ध्यान भंग होता है और वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, आप मेरा यही वेट कीजिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। इसके साथ ही ऐश अपने रूम में चली जाती है। आकर्ष वहीं सोफे पर बैठ जाता है। ऐश अपने रूम में आकर सबसे पहले अपने गालों को थपथपाती है और खुद को शांत कर खुद से ही कहती है, पता नहीं मुझे प्रोफेसर के सामने क्या हो जाता है, मैं इतनी नर्वस और इतना शाय फील क्यों करने लगती हूँ, मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। ओहो ऐश, तुम तो लड़कों के छक्के छुड़ा देती थी और एक प्रोफेसर है जिनके सामने तुम भीगी बिल्ली बन जाती हो। सारे ख्यालों को झटक ऐश जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है क्योंकि बाहर आकर्ष उसका वेट कर रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसके प्यारे प्रोफेसर आए, ज्यादा देर उसका वेट करें। कुछ देर बाद ऐश अपने रूम से बाहर आती है। आकर्ष जैसे ही अपनी नजरों को उठा ऐश की ओर देखता है तो पलके झपकना ही भूल जाता है। अरे भाई, आखिर हमारी ऐश इतनी सुंदर जो लग रही थी कि हमारे आकर्ष बाबू की नजरें ही उनसे नहीं हट रही थी। ऐश ने अपने बालों को वन साइड कर मैसी चोटी बनाई हुई थी और अपने दुपट्टे को गले में डाला हुआ था। उसने कान में बड़े बड़े चांद वाली झुमके पहने हुए थे, हाथों में येलो रंग की चूड़ियां और रेड चेरी चेरी लिपस्टिक लगाई हुई थी, आंखों में गहरा काजल। बस इस लुक में ऐश कहर ढा रही थी। आकर्ष ऐश को बिना पलके झपकाए लगातार देखे ही जा रहा था। वो अपनी जगह से उठ ऐश की ओर बढ़ता है। आकर्ष के नजरों की तपिश को ऐश बखूबी महसूस कर पा रही थी, जिससे ऐश के गाल वापस से लाल होने लगे थे। उसे अपने फेस पर गर्मी फील हो रही थी। आकर्ष को खुद के पास आता देख वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुछ भी देर में वह दीवार से सट चुकी थी और जैसे ही वह नजरें उठा ऊपर देखती है तो आकर्ष बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। आकर्ष ऐश के चेहरे की नजदीक आ उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, तुम इस लुक में बहुत सुंदर लग रही हो। आकर्ष के ऐसे पास आने और अपने कान में आकर्ष की गर्म सांसों को महसूस कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आकर्ष की आगे की बात सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आकर्ष ऐश के कान में कहता है, बस एक चीज की कमी है, ये जो तुमने लिपस्टिक लगाई हुई है ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, जिससे सभी लड़कों की नजर तुम पर होगी और मैं नहीं चाहता जिस पर मेरी नजर हो उस पर मैं किसी और की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही वह ऐश के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। आकर्ष की बात सुनकर ऐश आंखें बड़ी किए हुए उससे ही देख रही थी, पर जैसे ही अपने होठों पर आकर्ष के होठों का स्पर्श महसूस करती है तो अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो जाती है।
आकर्ष उसे धीरे धीरे चूमने लगता है। ऐश ने जो लिपस्टिक लगाई थी वह उसके लिप्स से निकलकर आकर्ष के होठों तक का सफर तय कर रही थी। आकर्ष ऐश के लिप्स पर किस करते हुए जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह उसे देखता है, जो कि आंखें बंद किए हुए जोर जोर से सांसें ले रही थी। आकर्ष उसके कान के पास वापस अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, अब परफेक्ट है। इसके साथ ही आकर्ष उसके कान के ईयर लॉब को किस कर लेता है। आकर्ष की बात सुन ऐश अपनी आंखें खोल देखती है तो सामने आकर्ष उसे ही देखते हुए अपनी लिप्स को रुमाल से पोंछ रहा था। अपनी लिप्स और ऐश के लिप्स को हल्का हल्का साफ करने के बाद आकर्ष उसका हाथ पकड़ कहता है, मेरे रूम में चलो और मुझे बताओ मुझे आज क्या पहनना है। आकर्ष के चुंबन का चिन्ह करने के कारण ऐश अपने होशो हवास में नहीं थी। वह एक कटी पतंग के जैसे उसके साथ पीछे पीछे चली जाती है। कुछ ही देर में ऐश आकर्ष के रूम में थी और आकाश उसे अपनी अलमारी के पास खड़ा कर बोल रहा था कि मेरे लिए कपड़े निकाले। ऐश आकर्ष की बात सुन अलमारी खोल उसके लिए कपड़े देखने लगती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह आकर्ष को आज के दिन क्या पहनने के लिए दे। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे हुए कुर्ते पर जाती है जो कि येलो कलर का था। उसे देख ऐश की आंखें चमकने लगती है और वह फटाक से वह कुर्ता उठा आकर्ष को देते हुए कहती है, आज हल्दी का फंक्शन है, आप यही पहने। क्रिश द्वारा रखा गया कुर्ता ऐश के हाथ में देख आकर्ष के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, क्योंकि ऐश भी उसे वही कुर्ता पहनने के लिए कह रही थी और यदि उसने अब ऐश के कहने पर यह कुर्ता पहनना तो क्रिश उसे बहुत परेशान करेगा, क्योंकि उसने इस कुर्ते की घनघोर बेइज्जती की थी और अभी वह इस कुर्ते में आकर्ष को दिखेगा तो उसको बहुत टीज करेगा। आकर्ष हिचकिचाते हुए ऐश से कहता है कि तुम और कुछ देखो ना, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, उनमें से कोई एक निकाल दो, मैं वही पहन लूंगा। आकर्ष को ना नुकुर करता देख ऐश आकर्ष के हाथ में वह कुर्ता रखते हुए कहती है, हल्दी के दिन येलो कलर पहनते हैं तो आप यही पहनेंगे और आपके वार्डरोब में ऐसा कोई खास कुर्ता नहीं है जो आज के फंक्शन में सूटेबल हो, इसलिए चुपचाप आप इसे पहन लीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आकर्ष अपना सर हिलाते हुए बाथरूम में रेडी होने चला जाता है। कुछ देर बाद आकर्ष रेडी होकर आता है। ऐश जो कि बुक पढ़ रही थी वह आकर्ष को आया देख उसकी तरफ देखती है तो देखती ही रह जाती है। आज पहली बार उसने आकर्ष को इस तरह के कलरफुल कपड़ों में देखा था। आकर्ष अपनी एज से 4 से 5 साल का लग रहा था। आकर्ष ने अभी अपने बालों को सेट नहीं किया था, उसके मेसी हेयर उसकी एज को और कम डिफाइन कर रहे थे। कुल मिलाकर कहा जाए इस समय वह एक चॉकलेटी बॉय लग रहा था। हमारी ऐश के तोते ही उड़े हुए थे। खुद को ऐश द्वारा ऐसे घूरता देख आकर्ष थोड़ा अचकचा जाता है और ऐश से कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने ही जबरदस्ती मुझे ये पहनने को दिया, रुको मैं कुछ और पहन के आता हूँ। आकर्ष को वापस कपड़े चेंज करता सुन ऐश जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है। ऐश के हाथ पकड़ने पर आकर्ष रुककर अपने हाथ को देखता है जिसे ऐश ने पकड़ा हुआ था। ऐश जब आकर्ष की नजरों का पीछा करती है तो देखती है आकर्ष लगातार उन दोनों के हाथ को देख रहा था तो वो जल्दी से हाथ छोड़ देती है और धीरे से सॉरी बोल कहती है, मैं ये कह रही थी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कपड़े चेंज मत कीजिए, पर तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो कि मैं जैसे नमूना लग रहा हूँ। आकर्ष की ऐसी शिकायत सुनकर ऐश को हंसी आ जाती है और वह कहती है, आप नमूने नहीं लग रहे हैं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या, मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ प्रोफेसर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप जल्दी से रेडी हो जाए, नीचे हल्दी का कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा और हम ही सबसे लेट वहां पहुंचेंगे। अनोखी और क्रिश शायद नीचे जा चुके हैं, वरना अब तक अनोखी मुझे लेने आ जाती है। ऐश की बात सुनकर आकर्ष ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होने लगता है। अपने बालों को जेल से सेट करने के बाद अब वह और भी हैंडसम लगने लगा था। ऐश तो लगातार आकर्ष को ही देखकर आहें भरे जा रही थी। आकर्ष जब वॉच पहनने के लिए अपना एल्बो बेंड करता है तो उसकी फूली हुई नसें देखकर ऐश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगती है। कुछ ही देर बाद आकर्ष अपनी वॉच पहनकर रेडी हो जाता है और आकर्ष ऐश से कहता है, चलो। आकर्ष की बात सुनकर ऐश एक नज़र आकर्ष को देखते हुए अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल कर कहती है, 1 मिनट प्रोफेसर। ऐश को रुकता देखा आकर्ष कहता है, अब क्या हुआ?
आकर्ष ने जो कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था जिससे कि उसकी नसें दिख रही थी जो कि उसे और हॉट एंड हैंडसम बना रही थी, पर हमारी ऐश को ये कहा मंजूर था कि उसके बंदे को कोई ताड़े, इसीलिए वह आगे आकर्ष के हाथों की मुड़ी हुई स्लीव्स को ओपन कर देती है। आकर्ष चुपचाप ऐश के चेहरे को देखता है जो कि उसकी स्लीव्स को खोल रही थी। ऐसा करने के बाद वो एक नज़र आकर्ष को देखती है और मन में सोचती है पर ये अभी भी हैंडसम लग रहे हैं, मैंने क्यों ये कुर्ता उनको दिया। फिर सभी ख्यालों को झटक आकर्ष से कहती है अब ठीक है चलो। दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। आकर्ष ने ऐश का हाथ पकड़ा हुआ था और अपने हाथ में आकर्ष का हाथ देख ऐश ब्लश रही थी। पर कोई था जो कि दोनों को अपनी जलन भरी निगाहों से देख रहा था। उसे उन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। उसकी हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी और आंखें अंगारे बरसा रही थी। चैप्टर 43 जालन हवास रोमांस। आकर्ष ऐश का हाथ थामे अपने रूम से बाहर आता है। आकर्ष ने ऐश का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था जैसे कि वो कहीं भाग जाएगी। ऐश अपने हाथों को आकर्ष के हाथों में देख ब्लश कर रही थी, पर कोई और भी था जो उन दोनों के हाथ की तरफ अपनी बुरी नज़र से देख रहा था और वह थी आस्था जो कि नीचे क्रिश को अकेला देख आकर्ष को ढूंढ रही थी। जब आकर्ष उसे नीचे नहीं देखता तो वह आकर्ष के रूम में उसे बुलाने आ जाती है, पर जैसे ही वह रूम के करीब आ पाती उससे पहले ही आकर्ष के रूम का डोर खुलता है और उसमें से आकर्ष बाहर आते हुए दिखता है तो उसकी स्माइल बड़ी हो जाती है। पर जैसे ही वह आकर्ष के हाथों को देखती है जिसने किसी लड़की के हाथों को पकड़ा हुआ था, उसको देख आस्था के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वह वही छुपकर उन दोनों को देखने लगती है। जैसे ही वह लड़की सामने आती है तो आस्था के जबड़े कस जाते हैं ऐश को आकर्ष के साथ देख। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष के रूम में ऐश होगी और उन दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया होगा। कुल मिलाकर उसने उन लोगों की करीबी को गलत समझ लिया था। आकर्ष ने ऐश का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और ऐश शर्मा रही थी। उन दोनों को ऐसे लवीड भी होता देख आस्था का दिल जल रहा था। जलन के मारे उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वह उन दोनों को गुस्से में देख रही थी। आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे जो कि आगे जाकर अनहोनी का संकेत कर रहे थे। आकर्ष और ऐश आने वाली अनहोनी से अनभिज्ञ अपने आज में खुश थे। वो दोनों खुशी खुशी नीचे की ओर आ जाते हैं। आस्था जो कि उनके पीछे थी उनको साथ देख वो अपने मन में कुछ सोच तिरछा मुस्कुरा नीचे आ जाती है। दोनों जब नीचे आते हैं तो नीचे अलग ही माहौल था। चारों तरफ शोर शराबा था। कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कुछ लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। ऐश अनोखी को ढूंढने लगती है जो कि एक टेबल पर बैठी हुई थी और उसके पास ही क्रिश था जो कि उसे बार बार परेशान कर रहा था और वह चिढ़ रही थी। ऐश अनोखी के पास चली जाती है। आकर्ष भी उसके साथ ही टेबल के पास आ जाता है। ऐश अनोखी से कहती है कि तू बिना मुझे लिए नीचे कैसे आ गई, मैं कितनी देर से तेरा वेट कर रही थी। अरे बहन, मैं तेरे पास ही आ रही थी पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सामने एक बड़ा सा बागड़ बिल्ला ने मेरा रास्ता रोक लिया। खुद के लिए बागड़ बिल्ला सुनकर क्रिश अनोखी को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। ऐश अनोखी की बातों को ना समझते हुए कहती है, कौन सा बागड़ बिल्ला? अरे मतलब एक काले से बिलोटे, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं जहां जहां जाऊं वह मेरे पीछे पीछे आए, मुझे बार बार परेशान कर रहा था तो उससे ही पीछा छुड़ा रही थी, इसलिए मैं तेरे रूम में नहीं आ पाई। वह सब छोड़ दे यार, ये देख कितना यहाँ मजा आ रहा है, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। वह लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि मिस्टर गुप्ता उनके पास आ जाते हैं। आप लोग कहाँ थे कब से? मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। आइए मैं अपनी फैमिली से आप सबको इंट्रोड्यूस कर आता हूँ। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर चारों अपना सिर हिला उनके पीछे चले जाते हैं। सभी दूल्हा दुल्हन के पास आ जाते हैं। मिस्टर गुप्ता उनको अपनी बेटी और दामाद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मिस कपूर और मिस्टर रॉय, यह मेरी बेटी आरती और यह मेरे दामाद संजय है। संजय और आरती सभी को देख मुस्कुरा देते हैं। फिर मिस्टर गुप्ता अपनी वाइफ को बुला उन लोगों से मिलवाते हैं। मिस्टर गुप्ता यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें आस्था आते हुए दिखती है तो वह उसे अपने पास बुलाते हैं और सभी से कहते हैं, यह मेरी छोटी बेटी आस्था है जो कि बहुत जिद्दी है। हंसते हुए मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर आस्था कहती है कि जो चीज़ हमारी है यदि वह हमें ना मिले तो उसे किसी भी तरीके से अपना बना लेना। यदि जिद है तो हाँ, मैं जिद्दी हूँ। ये सब बातें आस्था आकर्ष और ऐश की ओर देखते हुए कह रही थी।
मिस्टर गुप्ता आस्था की बात सुनकर थोड़ी चुप हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी का पागलपन अच्छे से जानते थे। वह उसकी बातों को हंसी में डालते हुए कहते हैं, प्लीज आप लोग भी बच्चों को हल्दी लगाए। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर ऐश्वर्या, अनोखी आगे आरती और संजय को हल्दी लगाते हैं। दोनों ही उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। आरती का बिहेवियर आस्था से बहुत अलग था, जो कि ऐश और अनोखी अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रही थी। वह एक शांत मिलनसार लड़की थी, पर आस्था के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आस्था की बातों और उसकी हरकतों से उन्हें उससे निगेटिव वाइब आ रही थी। क्रिश बहुत सारी हल्दी लेकर अनोखी के पास आता है और कहता है, मिस लूथरा, अपने दूल्हा दुल्हन को तो हल्दी लगा दी, तो अब आपकी बारी है, आप मुझे हल्दी लगाए, मैं आपको हल्दी लगाता हूँ। क्रिश की बात सुनकर अनोखी आंखें तरते हुए कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ हल्दी हल्दी खेलूंगी? और वैसे भी मेरी ड्रेस बहुत महंगी है और मैं नहीं चाहती कि आपकी इन बचकानी हरकतों के कारण खराब हो जाए। अनोखी यह सब कह ही रही थी कि उसे अपने गालों पर कुछ गीला और ठंडक सी महसूस होती है। वह साइड में देखती है तो ऐश तिरछी मुस्कान लिए उसके गालों में हल्दी लगा रही थी। ऐश को हल्दी लगाता देख अनोखी चिढ़ते हुए कहती है, मुझे तुझे से ये उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही वह थाली से हल्दी उठा ऐश के पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों भाग ही रहे थे कि ऐश सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है। वह गिरते हुए बचती है क्योंकि उस लड़के ने उसकी कमर में हाथ रख उसे बचा लिया था। वह लड़का ऐश को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी पकड़ ऐश की कमर पर कस जाती है, जिससे ऐश इनकम्फर्टेबल फील करती है और वह खड़ी हो उस लड़के को धक्का दे सॉरी कहकर निकल जाती है। आकर्ष, जो कि दूर खड़ा हो सब देख रहा था, ऐश की कमर पर उस लड़के के हाथ देखकर आकर्ष के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह एक नज़र उस लड़के को देख जहां ऐश गई थी उस दिशा में चला जाता है। अनोखी, जो ऐश के पीछे पीछे आई थी, वो ऐश को आसपास न देख साइड में देखने लगती है कि एकदम से उसे अपनी बाजू क्रिश खड़ा दिखता है। वह पीछे जाने लगती है तो क्रिश उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए ले जाता है। सामने खड़ा लड़का ऐश जहां गई थी उस तरफ लगातार देखे जा रहा था। अपने उस हाथ को जिससे उसने ऐश की कमर पकड़ी थी उसे चूम लेता है, पर अपनी गर्दन पर हाथ फिरा तिरछी मुस्कान लिए कहता है, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पर ऐसे ऐसे गुलाब भी खिलेंगे, और आज गुलाब का दीदार हो गया है तो उसकी खुशबू तो लेनी ही पड़ेगी। वह लड़का ये सब कह ही रहा था कि इतने में उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह लड़का हड़बड़ा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि आस्था उसे ही देख रही थी। क्या हुआ अमन, तुम किसे देख रहे हो? कुछ नहीं है। आस्था को देखकर वह लड़का रिलैक्स हो जाता है और कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर पर कुछ खूबसूरत नागिने भी आए हुए हैं। इस गुलाब की कली को तो देखकर मैं मदहोश हो गया। आस्था, जिसने ऐश और अमन दोनों को साथ में देखा था, वह अपने मन में कुछ सोचते हुए तिरछी के मुस्कान साथ कहती है, जब तुम्हें ये गुलाब की कली इतनी ही पसंद आए है तो उसे मसलने में देरी किस बात की? आस्था की ऐसी डायरेक्ट बात सुनकर अमन आस्था को देखने लगता है, तुम मुझसे ऐसे डायरेक्ट बोल रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है उस लड़की से तुम्हें? बिल्कुल, उसने मेरी ऐसी चीज लेने की कोशिश की है जिस पर सिर्फ मेरा हक है, और आस्था गुप्ता अपनी हक की चीज किसी को नहीं देती। यदि वह मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं होगा, इसलिए तुम जो भी उसके बारे में सोच रहे हो जल्द से जल्द करो और उसे यहाँ से रवाना करो। मैं नहीं चाहती कि जिसे मैं प्यार करती हूँ कोई उसके आसपास भी रहे। और यदि मैं ये सब करूँगा तुम मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी ना वह लड़की। अमन जहरीले मुस्कान लिए कहता है, वह तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन इसमें मेरा फायदा है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा भी है। जब तुम्हारा फायदा है तुम मुझे क्या दोगी? क्या चाहिए तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मुझे तुम चाहिए एक रात के लिए, उसके बाद वह लड़की तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। अमन की बात सुनकर आस्था शौक में रह जाती है और कहती है, तुम ऐसी बेहुदा बातें मुझे कैसे कह सकते हो? अमन गंदी हंसी हंसते हुए आस्था की कमर में हाथ रख कहता है, जब तुम दूसरों के बारे में ऐसा सोच सकती हो तो मैं तुमसे यह बातें क्यों नहीं कह सकता? तुम यदि चाहती हो कि वह तुम्हारे रास्ते से हटे तो तुम मेरी बात मान लो, और वैसे भी किसी को कुछ कहा पता चलना है, एक बार की तो बात है, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आस्था अमन की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है।
अमन जाती हुई आस्था को देखकर कहता है, लगता है शिमला आना घाटे का सौदा नहीं हुआ, यहाँ तो दो दो गुलाब मिल गए, इन्हें मसलने में तुम मजा आएगा। दूसरी तरफ कृष अनोखी को होटल के कोने में लेकर आ गया था और उसे दीवार से सटाकर लगातार किस किया जा रहा था। अनोखी, जो कि कृष को दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, वह अचानक हुए हमले से हड़बड़ा गई थी। कृष बहुत अग्रेशन से उसे चूमे जा रहा था। जब बहुत देर तक कृष किस से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसे छोड़ता है। अनोखी, जो कि गहरी सांस ले रही थी, उसके दोनों हाथ कृष के सीने में थे। कृष अपनी गर्म सांस अनोखी के कान में छोड़ते हुए कहता है, दोबारा अगर मुझे बागर बिल्ला कहा तो ये तो सिर्फ थोड़ी सी पनिशमेंट थी, इससे ज्यादा सहने के लिए भी तैयार रहना। इसके साथ ही वह अपने गालों में हल्दी लगा अनोखी के गालों में मल देता है और अनोखी को वापस चूमने लगता है। उसके दोनों लिप्स की सक करने के बाद वो अपने थंब को उसके होंठों में फिरा अनोखी के लिप्स पर बेबी किस और आंख विंक कर चला जाता है। अनोखी तो कृष की हरकतों को हैरानी से देखती ही रह गई थी। चैप्टर 44 आकर्ष और ऐश की किस। द रॉयल होटल। गार्डन एरिया। सदाबहार वृक्ष, झड़ता वृक्ष, ताड़ का पेड़, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष। ऐश बहा से भागते हुए होटल के दूसरे एरिया में आ जाती है। होटल के इस एरिया में हरियाली थी, चारों तरफ बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ऐश का ध्यान अभी भी अमन के टच पर था। उसे अमन का टच करना अच्छा नहीं लगा था। ये पहली बार था जिससे वह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आकर्ष, जो कि ऐश का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था, वह ऐश को ऐसे चुपचाप देख ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ऐश, जो कि अपने ही ध्यान में थी, उससे आकर्ष के आने का एहसास नहीं होता। आकर्ष जब बहुत देर तक ऐश को खुद के ऊपर ध्यान देते नहीं देखता तो वह आगे आ पीछे से उसे हकर लेता है। अपने दोनों हाथों को ऐश की कमर पर लपेट लेता है। ऐश, जो कि किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, अपनी कमर पर वापस किसी का टच फील कर वो चौंकते हुए उन हाथों को अपनी कमर से झटक दूर हो जाती है और एकदम से मुड़ते हुए सामने वाले शख्स को देखती है। पर ऐश के ऐसे रिएक्शन पर आकर्ष अपनी आईब्रो ऊपर कर ऐश को घूरता है। सामने आकर्ष को देख वो रिलैक्स होती है। आकर्ष को देख ऐश गहरी सांस ले कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मिस कपूर, वहाँ फंक्शन को छोड़कर आप यहाँ अकेले गार्डन में क्या कर रही हैं? ऐश यहाँ वहाँ देखते हुए कहती है, वह क्या है ना कि फंक्शन में मुझे सफोकेशन हो रही थी, इसलिए मैं खुली हवा में सांस लेने आ गई। अच्छा, सफोकेशन हो रही थी कि किसी की मौजूदगी से आप अनकंफर्टेबल हो रही थी? आकर्ष की बात सुनकर ऐश अपनी नजरें नीचे कर लेती और कहती है, आपने वो सब देख लिया? बिल्कुल, मैंने देखा भी और आपने जो रिएक्शन दिया उसे भी देखा, इसलिए तो मैं आपके पीछे चला आया। आपको अजीब नहीं लगा? ऐश ने कहा। तो इसमें मिस कपूर को क्या प्रॉब्लम हो गई? वह मुझे उस लड़के का टच अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, इसलिए मैं वहां से चली आई। पर क्यों? ये सब चीज तो आप लड़कों के साथ भी करती हैं, उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील होता होगा। अब आपके साथ हो रहा है तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा। आकर्ष की बात सुन ऐश अपनी आंखें ऊपर कर आकर्ष को देखती है और कहती है, पर वह मैं सीरियस वे में नहीं करती हूँ, मैं बस उनके साथ मजाक करती हूँ, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती हूँ। आकर्ष ऐश को देखते हुए कहता है, पर क्या आपको पता है कि सामने वाला उसे मजाक में ले रहा है कि नहीं, या फिर वह इस चीज के लिए सीरियस है कि नहीं? ऐश न समझी मैं आकर्ष को देखते हुए कहती है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं मिस कपूर की जैसा आप अपनी नासमझी और नादानी में करती हैं, वह किसी के लिए सीरियस हो सकता है। आज आपके साथ हुआ जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, ठीक ऐसा ही दूसरों के साथ होता है, या ये कहिए कि मेरे साथ हुआ था। आकर्ष की बात सुनकर ऐश आकर्ष की ओर देखते हुए कहती है, क्या आपको मेरा फ्लर्ट करना अनकंफर्टेबल फील करता था? मेरे कहने का यह मतलब नहीं है मिस कपूर, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे चिढ़ होती थी जिसके कारण मैं आप पर गुस्सा करता था। आकर्ष की बात सुनकर ऐश तिरछी मुस्कान लिए उसे देखते हुए कहती है, और अब फिर हंसते हुए, पर अब तो आप खुद मुझसे चिपकते हैं, अब आपको अच्छा लगता है। ऐश की बात सुन आकर्ष अपनी ही बातों में खुद को फंसता देख झेपते हुए कहता है, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने हल्दी क्यों नहीं लगवाई?
आकर्ष को बात बदलते देख ऐश उसके नजदीक जा उसके कुर्ते को पकड़ उसके कान में कहती है, मैं चाहती हूं कि मुझे हल्दी आप लगाए। ऐश की बात सुनकर आकर्ष हल्का सा पीछे हो जाता है और कहता है, आप फिर से वही हरकतें वापस कर रही हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, समझ नहीं आया क्या आपको? आप ही ने तो कहा कि पहले आप अनकंफर्टेबल होते थे पर अब नहीं होते हैं, तो मैं क्यों ना इस बात का फायदा उठाऊं। अच्छा, इसका मतलब आप मेरी बातों को पकड़ रही हैं। इसमें कोई शक है क्या? फिर ऐसी बात है तो क्यों न मैं भी आपका फायदा उठाऊं, ये लीजिए। आकर्ष अपने हाथों में बंद हल्दी को ऐश के गाल पर लगा देता है। ऐश, जो कि आकर्ष के सडन एक्शन पर चौंक गई थी, वह अपने गालों पर ठंडी ठंडी हल्दी का स्पर्श पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐश को अपनी आंखें बंद करता देख आकर्ष उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचता है। ऐश के दोनों हाथ आकर्ष के सीने में चले जाते हैं। उन दोनों के बीच बहुत कम गैप था। आकर्ष अपना चेहरा आगे कर ऐश के गाल पर अपने गालों को रगड़ने लगता है। आकर्ष की इस हरकत पर ऐश के कान लाल होने लगते हैं। वह अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लेती है। आकाश धीरे धीरे अपने हाथों को ऐश के पेट में फिराने लगता है, जिसमें पहले से ही हल्दी लगी हुई थी। ऐश, जो कि अपने ख्यालों में गुम थी, आकर्ष ने पहले ही उसकी कमर में हल्दी लगा दी थी, जिस बात का एहसास ऐश को नहीं था। ऐश की गोरी कमर पर हल्दी का पीला कलर बहुत फब रहा था। आकर्ष धीरे से अपने गालों को ऐश के गाल से हटा अपने होठों को ऐश के माथे पर रख देता है। अपने माथे पर आकर्ष के लबों को महसूस कर ऐश आकर्ष के कुर्ते को और कसकर पकड़ लेती है। आकर्ष धीरे धीरे नीचे आ वह उसकी नाक, उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए उसके लिप्स पर अपने होठों पर रख देता है और धीरे धीरे उन्हें शक करते हुए किस करने लगता है। आकर्ष ऐश के होठों को शक करते हुए किस कर रहा था और धीरे धीरे उनकी किस पैशनेट होती जा रही थी। आकर्ष की पकड़ ऐश की कमर पर कस गई थी और उसने ऐश को जोर से जकड़ा हुआ था, जिसे महसूस कर ऐश के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी थी। थोड़ी देर ऐश को किस करने के बाद आकर्ष उसके होठों को छोड़ देता है और अपने माथे को ऐश के माथे से जोड़ लेता है। ऐश जोर जोर से सांस ले रही थी, जिससे उसका सीना आकर्ष के सीने से टकरा रहा था और आकाश की बॉडी हार्ड हो रही थी, जिसे महसूस कर आकर्ष अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। कुछ देर उसी पोजीशन में रहकर वह ऐश को छोड़ता है और कहता है, आप जाइए फ्रेश हो लीजिए। अचानक आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश अपनी आंखों को खोल उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगती है। ऐश की ऐसी कंफ्यूजन भरी आंखों को देख आकर्ष तिरछी मुस्कान लिए कहता है, क्या हुआ मिस कपूर, अभी तक आपका मन नहीं भरा क्या? इसके आगे भी और कुछ चाहिए है? आकर्ष की बात सुनकर ऐश के गाल और कान लाल हो जाते हैं और उसे अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस होती है। वह जल्दी से आकर्ष को धक्का दे वहां से चली जाती है। ऐश को खुद से भागता देख आकर्ष अपने गले में हाथ रख वहां पर मलता है और कहता है, लगा नहीं था मुझे कि दूसरों को लाइन मारने वाली लड़की इतनी शर्मीली भी निकलेगी। आई लाइक इट। धीरे धीरे शाम हो जाती है। हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया था। कल मेहंदी और संगीत का फंक्शन था, जिसकी तैयारियां होटल में चल रही थी। अनोखी और ऐश अपने अपने रूम में चले गए थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। आकर्ष अपने रूम में बैठा ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहा था कि ठीक उसी समय उसका मोबाइल बजता है। वह देखता है कि दादाजी का कॉल आ रहा है। कॉल पिक कर आकर्ष कहता है, हाँ दादाजी कहिए। सामने से दादाजी कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा, बीवी के पास आ जाने पर मेरा पोता मेरा नहीं रहा है। आकर्ष अपनी आईब्रो रेज्ड करते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? लगेगा क्यों नहीं भाई, कहाँ आप हमारे साथ हर दिन बातें करते थे, पर अब तो दिन निकल जाते हैं लेकिन हमारे पोते का हमारे पास फोन ही नहीं आता है। दादाजी की शिकायत सुन आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, अब आप ही ने तो मुझे काम दिया है कि मैं अपनी बीवी को मना लूं, जो कि मुझसे गुस्सा थी। अब उस काम को करने में मैं इतना व्यस्त हूं कि मुझे आपको फोन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इसमें मेरी गलती है क्या? अच्छा बेटा, दादा से होशियारी बेटा, बहुत आगे तक जाओगे। बिल्कुल दादाजी, आपका आशीर्वाद रहा तो आगे तक जाएंगे। तो जो मैंने आपको काम सौंपा था वह सही से हो रहा है कि नहीं? कार्य प्रगति पर है दादाजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शादी होने के बाद जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। बहुत बोलने लगे हो, आप ही से तो सीखा है दादाजी। अच्छा वह सब ठीक है, ये बताओ कि ऐश्वर्या अनोखी दोनों ठीक है ना? मन तो लग रहा है दोनों का वहाँ।
हाँ, दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी हम लोग हैं, बहुत ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनको आपकी प्यारी बहू ने करने की कोशिश की जिसमें वह आगे जाकर मुसीबत में पड़ सकती थी। लेकिन मेरे रहते हुए मुसीबत उनसे कोसों दूर रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहू मुसीबत को ढूंढते हुए उनके पास जाती है। बरखुरदार, यह मत भूलो कि तुम किसकी बुराई कर रहे हो मेरे सामने। यदि तुम्हारी बीवी एक बार राय मेंशन आ गई तो यही सब चीज मैं उससे बताऊंगा, फिर देखता हूं वह तुम्हारे साथ क्या करती है। क्या सच में आप मेरे ही दादाजी हैं? आप तो अभी से ही अपनी बहू का साइड ले रहे हैं, इसलिए आपने मेरी शादी उससे कराई थी ना? आकर्ष की बात सुनकर दादाजी हंसने लगते हैं। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं और आकर्ष कॉल कट कर फ्रेश हो सोने चला जाता है। एक कमरे से आहें भरने की आवाज आ रही थी और समय के साथ ये आवाजें और तेज होती जा रही थी, जिसको सुनकर कोई भी अच्छे से अंदाजा लगा सकता था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। चैप्टर 45 होटल रूम में इंटिमेसी। द रॉयल होटल। होटल के एक रूम से किसी के तेज तेज हांफने की आवाज आ रही थी। उस रूम में एक लड़का लड़की के ऊपर था और वो इंटिमेट हो रहे थे। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, अब ये प्लेजर था या दर्द वो बखूबी जानती थी। लड़का उसका चिल्लाना सुनकर और एक्साइटेड हो रहा था। ये लड़का कोई और नहीं अमन था। अमन, जो कि होटल की ही एक कर्मी के साथ इंटीमेट हो रहा था। अमन अपनी स्पीड बढ़ा देता है। प्लीज सर, मुझे दर्द हो रहा है, आप थोड़ा आराम से कीजिए। उस लड़की के गले को पकड़कर, यू ब्लडी स्लैप, तुझे मैंने किस बात के इतने पैसे दिए हैं कि तू मुझे सेटिस्फाइड करे और अब नखरे दिखा रही है? वह लड़की अमन विनती भरी नजरों से कहती है, सर ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं, आप लगातार मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब मुझे दर्द हो रहा है और आप बहुत रफली मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हैं। तू अपना मुंह बंद रख, मैं जो कर रहा हूं उसको एंजॉय कर। मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं और आज पूरी रात तू यही मेरे साथ रहने वाली है। तेरे मुंह में मैंने जितने पैसे भरे हैं ना उतना अभी तूने काम आधा किया भी नहीं है। इसके साथ ही अमन उसके साथ और रफली इंटीमेट होने लगता है। वह बिना अलग हुए ही अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिससे वह लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमन और एक्साइटेड हो रहा था। वह लड़की भले दर्द से चिल्ला रही थी, पर अमन को अपनी मर्दानगी पर गर्व हो रहा था। उस लड़की को अपने निचले हिस्से में महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। पर अमन इन सब चीजों को नजरअंदाज करे लगातार उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा और बीत जाता है। अमन उसके ऊपर लेटा हुआ था। वह लड़की गहरी सांस ले रही थी। अमन शांत था, अब उसे राहत मिल गई है, लेकिन उसकी सोच को ब्रेक जब लगता है जब अमन दोबारा उस लड़की को अपने ऊपर शिफ्ट करता है और उसके अंदर इंटर करता है। वह लड़की चिल्लाती हुई कहती है, सर प्लीज मेरे से अब नहीं होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़की के बार बार बोलने से अमन का मूड खराब हो जाता है और वह उसे उठाकर बेड से नीचे फेंक देता है। बेड से नीचे गिरने पर उसे लड़की को दर्द होता है और वह दर्द से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर अमन तुरंत उसके पास जाता है और उसके गले को पकड़ कहता है, यू विच, तुझे मैंने किस चीज के पैसे दिए थे? हाँ, जब तुम मुझे इतना सा भी नहीं झेल सकती। चुपचाप अपने कपड़े पहन और निकल, वरना तुझे ऐसे ही रूम के बाहर फेंक दूंगा। इसके साथ ही अमन उस लड़की के ऊपर नोटों की गड्डी फेंक और उसे एक लात उसके पैरों में मार बाथरूम में चला जाता है। अमन की बात सुनकर लड़की डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेती है। उसकी बॉडी में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह ठीक से चल पाए। वह कपड़े पहनने के बाद एक नज़र बेड की ओर देखती है जो कि खून से सना हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगती कि वह उसी का खून। वह लड़की दीवार का सहारा लेते हुए गिरते पड़ते रूम के बाहर चली जाती है। ये लड़की रॉयल होटल की एक कर्मी थी जो कि अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी। अमन ने उस लड़की को पैसों का ऑफर दिया था कि वह उसके साथ पूरी नाइट स्पेंड करे। अमन के ऑफर को सुनकर वह पहले तो मना करती है, बट अमन द्वारा अमाउंट बढ़ाने पर वह अमन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाती है। वह लड़की रूम से बाहर आने के बाद मन में सोचती है कि कितना जानवर था ये लड़का, उसे उसके ऊपर दया भी नहीं आई। उसने अपने कान पकड़ लिए थे, क्या आज के बाद वह ऐसे ऑफर्स को ठुकरा देगी?
ऐसा नहीं था कि उस लड़की का ये फर्स्ट टाइम था। वह इस होटल में इसलिए काम करती थी क्योंकि उसे आए दिन ऐसे ऑफर्स मिलते रहते थे और अमन वह पहला लड़का था जिसने उसके साथ ऐसा जानवरों जैसा बिहेव किया था। अमन को कोसते हुए वह लड़की बाहर चली जाती है। बाथरूम से बाहर आने के बाद अमन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वह अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। उसका दिमाग खराब हो रहा था उस लड़की के ऊपर। वह अपने बेड की ओर देखता है जो कि खून से भरा हुआ था। उसे देख वह तिरछी मुस्कान लिए बोलता है, मुझे केवल एक ही लड़की झेल सकती है, इन स्लेव में उतना दम कहाँ है। अमन अपना मोबाइल ले किसी को फोन करता है। हेलो डार्लिंग, कहाँ हो तुम अभी? सामने से एक सैडिक्टिव लड़की की आवाज आती है। क्या हुआ, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा उससे जो तुम्हें मेरी याद आ गई? ओ कम ऑन डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि मुझे झेलने की ताकत तुम्हारे सिवा किसी में नहीं है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हें मेरी जरूरत होती है तभी मुझे याद करते हो, वरना तुम तो उस लड़की के पीछे पागल हुए जा रहे थे। सुबह से ही मैं देख रही थी, तुम पूरा टारगेट करके बैठे थे। आज रात बिस्तर पर वही तुम्हारे साथ होगी। ओ कमान डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि नया माल चखने के लिए मेरा दिल कितना बेताब रहता है। तुम जल्दी से आओ, मेरी बॉडी की हीट को तुम ही कम कर सकती हो। ऑफ कोर्स जान, मेरी भी बॉडी तुम्हारी बॉडी की मांग कर रही है। मैं तो बस इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम्हारा फोन आता है, क्योंकि मुझे पता था कि वह लड़की तुम्हें झेल ही नहीं पाएगी। जब तुम्हें पता था तो तुम पहले ही क्यों नहीं आ गई? उसके सामने ही मैं उसको प्रूफ करके बताता कि लड़की कैसी होनी चाहिए। वह लड़की अमन की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, 5 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। तब तक तुम्हारा रूम साफ होने जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जो लड़की पहले उस बेड पर थी मुझे उसकी मौजूदगी का भी एहसास हो। ओके डार्लिंग, एज यू विश डार्लिंग, तुम बस जल्दी आओ। अमन फटाफट बेड की चादर चेंज कर देता है। यदि उस लड़कियां थोड़ा सा भी हिस्सा पहले वाली लड़की का मौजूद देखा तो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगी और अमन को अभी बॉडी की नीड थी। कुछ देर बाद अमन की रूम की बेल रिंग होती है। वह गेट खोलता है तो सामने लड़की खड़ी हुई थी जिसने न के बराबर कपड़े पहने हुए थे। बॉडी का अधिकतर हिस्सा विजिबल हो रहा था, खासकर अपर बॉडी। अमन जैसे ही उसे देखता है अपनी तरफ खींच फटाक से रूम लगा। वह उसे दरवाजे से ही चिपका कर किस करने लगता है। वह लड़की अमन को दूर कर कहती है, इतनी बेसब्री क्यों, अभी तो तुमने इतने राउंड उसके साथ किए हैं। अमन उस लड़की को अपनी तरफ खींचकर कम ऑन बेबी आई नीड यू और उसे धक्का दे सीधे पलंग पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ उसकी ड्रेस को फाड़ते हुए खुद को शिफ्ट कर उसके अंदर इंटर करता है और अपनी कमर को मूव करने लगता है। वह लड़की प्लेजर से मौन करने लगती है। अमन उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को सहलाने लगता है। अमन उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वह लड़की हांफते हुए उससे कहती है, आज तुम आस्था से क्या कह रहे थे, मैंने सब सुना। क्या तुम सच में उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हो? जानते हो ना वह कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये कोई और नहीं लीजा है जो कि अमन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये दोनों इंटीमेट पार्टनर्स थे जो कि फ्रेंड विद बेनिफिट्स में साथ थे। वह लड़का अपनी कमर को तेजी से मूव करते हुए कहता है, ओह कम ऑन बेबी, प्लीज अभी यह सब बातें मत करो, वरना मैं आस्था के बारे में सोच सोच कर और एक्साइटेड हो जाऊंगा और पूरी कसर तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगा। क्या तुम उसे इतनी बुरी तरह चाहते हो? लीजा अमन के कंधे को तेजी से पकड़ते हुए कहती है, मतलब तुम उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हो? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो दूसरी लड़कियों के साथ भी इंटीमेट होता हूं, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आस्था के साथ यदि मैं हो रहा हूं तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह ये जाने कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा इंटीमेट होते हैं। मैंने उसके दिमाग में अपनी एक सुंदर इमेज बनाई हुई है। वह मुझे जानती नहीं है कि मैं किस टाइप की लड़की हूं। और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि जिसे वो चाहती है वो मुझे चाहिए। अच्छा, जिस लड़के के पीछे वो पागल है उसे तुम भी पसंद करती हो? मैंने जब से उसकी तस्वीर देखी है तब से उसे मैं अपना बनाना चाहती हूँ। अब तो उसके दोस्त पर भी मेरी नज़र है। मुझे दोनों लड़के चाहिए हैं मेरे बिस्तर पर, मैं दोनों को अपना बनाना चाहती हूँ। तुम बहुत बड़ी बाली विच निकली, बहुत दूर की सोचती हो। लीजा हंसने लगती है।
इसीलिए मैं नहीं चाहती वो तुमसे कनेक्ट हो, और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तो तुम उसे मेरे बारे में ही बता दोगे और इतनी आसानी से एक बार में तो उसका पीछा छोड़ोगे नहीं। अमन दोनों की पोजीशन चेंज करते हुए लीजा को अपने ऊपर करता है और उसकी कमर पर हाथ रख उसे मूव होने का इशारा करता है। लीजा उसकी बात सुन उसे फॉलो करने लगती है। तुम टेंशन मत लो, मेरा टारगेट आस्था के साथ साथ वह नई लड़की है जिससे आस्था को प्रॉब्लम है, तो मेरे कारण तुम्हारे दोनों कटे रास्ते से हट जाएंगे। और यदि मुझे उस नई लड़की के जरिए आस्था को चखने मौका मिल रहा है और तुम्हें लगता है कि यह मौका मैं जाने नहीं दूंगा, वैसे भी आस्था पर मेरी नज़र पहले से है। लीजा गंदी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम एक नंबर के कहो। इसके साथ ही दोनों तेजी से इंटीमेट होने लगते हैं। पूरे कमरे में दोनों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और ये आवाजें सुबह तक चालू रहती है। चैप्टर 46 ऐश के हाथों में आकर्ष का नाम। द रॉयल होटल। सुबह का समय। आज मेहंदी का फंक्शन था। सुबह से ही इसकी तैयारी चल रही थी। ऐश अनोखी के रूम में गप्पे मार रही थी। दोनों नीचे नहीं गए थे क्योंकि वह सीधे मेहंदी के फंक्शन के लिए रेडी होकर नीचे जाने वाले थे। और हमारी अनोखी मैडम ने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि कृष महाराज को नाश्ता उसके कमरे में लाने के लिए कह दिया था। अब भाई उनकी बेबी डॉल का ऑर्डर हो और वह उसे फॉलो ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कृष्ण ने आकर्ष को भी अपने साथ ले लिया था। दोनों ही नीचे नाश्ता पैक करवा रहे थे क्योंकि उनकी दोनों गर्ल्स ऊपर उनका वेट कर रही थी। कुछ देर बाद अनोखी के रूम की बेल बजती है। ऐश जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने कृष और आकर्ष खड़े थे। उन दोनों को देखकर ऐश को समझ नहीं आता कि यह लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐश दोनों को कंफ्यूज नजरों से देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो, दोनों अपने रूम में रहने की जगह हमारे रूम में क्यों आए हैं? उसके मन की व्यथा को समझकर कृष कहता है, वह क्या है ना मैडम, आपकी जो प्यारी सहेली है उसने हमें नाश्ता लाने का ऑर्डर दिया था, वही लेकर आए हैं आप दोनों के लिए। क्या अनोखी ने ऐसा कहा? जी हाँ। कृष की बात सुनकर ऐश रूम से साइड हो जाती है और दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। दोनों जाकर एक टेबल पर नाश्ता रख देते हैं और प्लेट्स लगाने लगते हैं। ऐश भी उनकी हेल्प करने लगती है। तब तक अनोखी जम्हाई लेते हुए आ जाती है। अनोखी को आलस से जम्हाई लेते देख कृष चिढ़कर कहता है, इधर आराम फरमाया जा रहा है, उधर हम तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करने के लिए परेशान हो रहे हैं कि सुबह से लड़की भूखी प्यासी बैठी होगी। हाँ तो भूख लगी है ना, तभी तो नाश्ता जल्दी लाने के लिए कहा था, क्या लेकर आए हो दिखाओ। अनोखी टेबल के पास आकर देखती है तो सैंडविच, बर्गर, छोले भटूरे और मीठे में पेस्ट्री थी और पीने के लिए ऑरेंज जूस था। नाश्ते को देखकर अनोखी कहती है कि गुड, बहुत अच्छा नाश्ता लेकर आए हैं। वही अनोखी के ऐसे तेवर देखकर ऐश चौंक जाती है कि यह क्रिस से कैसे अपनी बात मनवा रही है। उसे देखकर ऐश को ख्याल आता है कि यदि वह भी आकर्ष को ऐसे ऑर्डर दे तो क्या वह फॉलो करेगा। ऐश उसी ख्याल को सोच आकर्ष की ओर देखती है। आकर्ष जो कि एक चेयर में बैठ चुका था, वो ऐश के लिए प्लेट लगा रहा था। वो आकर्ष को देखकर अपने ख्यालों को झटक मन में कहती है कि इनको ऑर्डर देने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे बिना कहे ही मेरा ख्याल रखते हैं। और वही ये सब सोचते हुए आकर्ष के बाजू में बैठ जाती है। चारों बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद कृष और आकर्ष रेडी होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों लड़कियां भी मेहंदी के फंक्शन के लिए रेडी होने लगती हैं। मेहंदी का फंक्शन सुबह रखा गया था क्योंकि शाम को संगीत का फंक्शन था, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। ऐश ने अनोखी के रूम में ही रेडी होने के लिए अपना सामान रख लिया था क्योंकि आज वह यहीं से रेडी होने वाली थी। पिछली बार के जैसे वह कोई परेशानी मोल नहीं लेना चाहती थी क्योंकि इंडियन ड्रेस उसने ज्यादा कैरी नहीं किए थे, इसलिए अनोखी ही उसकी मदद कर सकती थी। आज ऐश और अनोखी दोनों ने ही शरारा सूट पहना हुआ था जो कि हल्के ग्रीन कलर का था। कुल मिलाकर कहा जाए कि दोनों सिमिलर लग रही थी, जैसे कि ट्विन सिस्टर हो। दोनों ने ही पहले डिसाइड किया था कि एक फंक्शन में दोनों सेम ड्रेस पहनेगी और किस्मत से उन्हें मेहंदी के फंक्शन के लिए दो ड्रेस सिमिलर डिजाइन की मिल गई थी, इसलिए दोनों ने उसे खरीद लिया। दोनों की हेयर स्टाइल भी सेम हुई थी। आज दोनों ने अपने बालों को कर्ल करके पीछे छोड़ा हुआ था।
माथे में मांग टीका लगाया हुआ था, कानों में उन्होंने कुछ नहीं पहना था, हाथों में ग्रीन ग्रीन कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, गले में ड्रेस का दुपट्टा था। अपने लुक को सिंपल रखते हुए दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद अनोखी का मोबाइल रिंग करता है। वह उठाकर देखती है तो उसे क्रिश कॉल कर रहा है। वह आंखें रोल करते हुए उसका कॉल रिसीव करती और कहती है, क्या हुआ, अभी तो मिलकर गए थे आप लोग। अरे फूलन देवी, मैं ये कह रहा था कि यदि रेडी हो गई हो तो साथ में ही नीचे चलते हैं। क्रिश इसकी बात सुनकर अनोखी कहती है, रुको हम लोग आ रहे हैं। ऐश्वर्या अनोखी रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं क्रिश के रूम के बाहर दोनों लड़के खड़े हैं। दोनों ने आज ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था जो कि दोनों लड़कियों से मैच कर रहा था। दोनों लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग एक जैसी सिमिलर ड्रेस कैसे ला सकते हैं। जो आकर्ष का कुर्ता था वह हल्की नेकलाइन डिजाइन का था और क्रिश के कुर्ते के स्लीव्स में डिजाइन थी जिससे कि वह बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों लड़कियों को आया देख दोनों ऊपर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। क्रिश दोनों को देखते हुए कहता है कि आज दोनों ट्विंस खेल रही हो। अनोखी क्रिश की बात का जवाब देते हुए कहती है, ठीक वैसे ही जैसे आप दोनों खेल रहे हैं। आकर्ष आगे जाकर ऐश का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। आकर्ष के ऐसे हक जताने से ऐश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह आकर्ष के पेट पर कोहनी मारते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर। आउच, क्या आपको दिख नहीं रहा है मिस कपूर, मैं आपको नीचे लेकर जा रहा हूं। वह तो मुझे दिख रहा है पर वहां अनोखी भी खड़ी थी, हम लोग साथ में चल सकते थे। अगर मैं अनोखी को आपके साथ चलने देता तो मैं आपकी तारीफ कैसे कर पाता। आप इंडियन ड्रेस पहना कीजिए, इंडियन ड्रेस में आप बहुत सुंदर लगती हैं। आकर्ष की तारीफ है सुनकर ऐश के गाल लाल होने लगते हैं और वो अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लेती है। आकर्ष ऐश के चूड़ी वाले हाथों को देखता है जिसमें भरी भरी चूड़ियां थी। उसे देखकर आकर्ष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वह हमेशा से इमेजिन करता था कि ऐश उसके सामने इंडियन ड्रेस में रहे और भरी भरी चूड़ियां पहनी रहे। उनकी आवाज सुनकर आकर्ष को अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ हमारे क्रिश और अनोखी कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हुए नीचे आ रहे थे। कुल मिलाकर कहा जाए इन दोनों की कभी नहीं बन सकती। क्रिश अनोखी की टांग खींच रहा था और अनोखी उसकी बात का जवाब बाकायदा दे रही थी। जब दोनों नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं मेहंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है। आरती को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। वो 4 लड़कियों से चारों तरफ से घिरे हुए मेहंदी लगवा रही है और कुछ लड़कियां जिनको मेहंदी के कार्यक्रम में डांस करने के लिए बुलाया गया था वह अपनी डांस प्रस्तुति दे रही हैं। चारों आकर खड़े हो जाते हैं तो मिस्टर गुप्ता आगे जाकर आकर्ष और क्रिश को जहां मेंस के लिए कार्यक्रम रखा गया था वहां लेकर चले जाते हैं। दोनों लड़कियां साथ में खड़ी थी और वह डांस करने वाली लड़कियों को देख रही थी। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ डांसर लड़की में से एक लड़की आगे ऐश का हाथ पकड़ती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर डांस करने के लिए कहती है। ऐश उनके साथ डांस करने के लिए उत्सुक थी, वह उनके स्टेप्स को देखकर उन्हें फॉलो करने लगती है। हरियाली बन्नो ले जाने तुझको, गुया आने वाले हैं सैया थामेंगे आके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां। ऐश को डांस करता देख आकर्ष और क्रिश दोनों देख रहे थे। आकर्ष तो ऐश के डांस में खो ही गया था क्योंकि उसने पहली बार ऐश को ऐसे डांस करते हुए देखा था। ऐश आगे बढ़कर अनोखी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाय मैया और मौसी गाय बहना और भाभी की मेहंदी खिल जाए, रंग लाए हरियाली बन्नी गाय, फूफी और चाची गाय, नानी और दादी की मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप संवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां। ऐश के खींचे जाने पर अनोखी भी उसका साथ देते हुए डांस करने लगती है। दोनों लड़के अपनी अपनी बंदियों को ताड़ने में इतने बिजी थे कि मिस्टर गुप्ता उन्हें कब से बुला रहे थे उनका ध्यान ही नहीं था।
अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन, तेरे आंगन हरियाली बननी, तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे। वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बननी, मेहंदी रूप संवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो। हरियाली बननी के आंचल में उतरेंगे तारे, मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहें सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। कुछ देर डांस करने के बाद दोनों साइड टेबल पर जाकर बैठ जाती हैं। दोनों डांस के बारे में एक दूसरे से बात कर रही थी और जूस पी रही थी, क्योंकि डांस करते करते वह दोनों थक गई थी। इतने में मिसेस गुप्ता आती है और उन दोनों को मेहंदी लगाने के लिए कहते हैं। मिसेस गुप्ता की बात सुनकर दोनों मेहंदी वाले के पास चली जाती हैं। एक मेहंदी वाली ऐश को अटेंड करती है और दूसरी अनोखी को। कुछ ही देर में दोनों को मेहंदी लग जाती है। अपनी अपनी मेहंदी को देखकर दोनों खुश थी, पर दोनों ही इस बात से अनजान थी कि दोनों की हथेलियों पर उनके पार्टनर्स का नाम चोरी छिपे लिखे जा चुके हैं। दोनों को अपनी हथेलियों में देखता देख कृष और आकर्ष एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। चैप्टर 47 हाथों से खिलाना आस्था की जलन। द रॉयल होटल शिमला। दोनों लड़कियां अपनी मेहंदी को निहारने में इतनी बिजी थी कि उन्हें अपने आसपास का ख्याल ही नहीं था। आकर्ष और कृष जो इतनी देर से खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे, पर मजाल है जो उन दोनों का ध्यान अपनी मेहंदी से हटकर दोनों लड़कों पर गया हो। अब तो दोनों लड़कों को मेहंदी से ही जलन होने लगी थी। अरे यार, कृष और आकर्ष, मेहंदी से कौन जलता है भाई। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कृष और आकर्ष हल्का खांसते हैं। उन दोनों के खांसने पर दोनों लड़कियां उन दोनों की तरफ देखती हैं जो कि उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। उन दोनों को देख दोनों चाहते हुए कहती हैं, देखो मेहंदी वाली ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, हाथों में कितना अच्छा डिजाइन बनाया है। दोनों लड़के फिर से मेहंदी का जिक्र सुनकर मेहंदी को ऐसे घूरने लगते हैं कि यदि वह इंसान होता तो उन्हें मार डालते, क्योंकि अभी भी दोनों मेहंदी को लेकर ही बातें कर रही थी। कृष चीरते हुए अनोखी से कहता है कि क्या मेहंदी मेहंदी लगा रखा है, इतनी देर से हम लोग खड़े हैं, तुम लोग को एहसास भी है कि नहीं। अनोखी कृष के ऐसे चिल्लाने पर उसे आंखें तरेरते हुए देखती है और कहती है, तुम्हें इससे दिक्कत क्या हो रही है, हम अपने हाथों की मेहंदी देख रहे हैं। और यदि आप लोग पहले से यहाँ खड़े थे तो बता भी तो सकते थे ना कि हम लोगों को सपना आया था कि आप दोनों यहाँ खड़े हुए हो। आकर्ष ऐश के दोनों हाथों को पकड़ता है और मेहंदी को गौर से देखने लगता है। वह उस मेहंदी में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ देर की सर्चिंग के बाद उसे वह चीज दिख जाती है। मेहंदी में अपना नाम देखकर आकर्ष को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उन दोनों की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी, यह सब रीति रिवाज करने का टाइम ही नहीं था। और आज ऐश के हाथों में अपना नाम देखकर आकर्ष के चेहरे में सुकून आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ऐश पर अपना अधिकार जमा लिया हो। आकर्ष को ऐश के हाथों में इतना खोया हुआ देख कृष के दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वह जल्दी से अनोखी के दोनों हाथों को पकड़ गौर से देखने लगता है। कृष के ऐसे सडन रिएक्शन पर अनोखी चौंक जाती है, क्योंकि जो बंदा अभी उससे मेहंदी को लेकर इतना बोल रहा था अब वही उसकी मेहंदी को घूरे जा रहा था। अनोखी अपने हाथ पीछे खींचने लगती है तो कृष उसके हाथों को जोर से पकड़कर कहता है, 2 मिनट रुको बेबी डॉल। अपने नाम को अनोखी की हथेली में देखकर उसके चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है और वह अनोखी की मेहंदी की तारीफ करते हुए कहता है, वाकई में बहुत अच्छी डिजाइन है, वह बहुत ही अच्छा है। कृष की तारीफ सुनकर अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है ना, मैं तो पहले ही बोल रही थी कि उससे मेहंदी वाली ने बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है। कृष द्वारा अनोखी की मेहंदी की तारीफ करने पर ऐश आकर्ष की ओर देखती है, जो कि लगातार उसकी मेहंदी को देखे जा रहा था। वह हल्का खांसते हुए आकर्ष की ओर देखती है तो आकर्ष अपनी नजरें उठा उसकी ओर देखता है तो ऐश अपनी आंखों के इशारे से पूछती है कि उसकी मेहंदी कैसी लग रही है। आकर्ष ऐश की बात समझते हुए कहता है, मेहंदी के हर एक डिजाइन ने तुम पर अपना अधिकार बना लिया है और मैं चाहता हूं कि यह अधिकार कभी ना हटे। आकर्ष की ऐसी अटपटी बात को सुनकर ऐश उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगती है तो आकर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि मेहंदी बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूं कि इसका रंग गहरा हो।
ऐश उसकी बात सुनकर कहती है, और वह क्यों? आकर्ष ऐश की बात पर कहता है, आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेहंदी का रंग गहरा क्यों होना चाहिए और उसका मतलब क्या होता है। दोनों लड़के अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, इतना डांस करने और इतनी देर मेहंदी में बैठने के कारण तुम लोग थक गई होगी, भूख भी लगी होगी, हम लोग कुछ खाने के लिए लेकर आए। ऐश और अनोखी दोनों की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती हैं, क्योंकि दोपहर हो गई थी और दोनों ने सुबह के नाश्ते के अलावा कुछ नहीं खाया था। दोनों की हाँ सुनकर कृष और आकर्ष खाना लेने के लिए चले जाते हैं। आस्था, जिसने अपनी मेहंदी पर आकर्ष का नाम लिखवाया था, वह बड़ी गौर से अपनी मेहंदी को देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर न टिक पाए, क्योंकि इतने में ही एक फुटबॉल जाकर उसकी हाथ में लगती है, जिससे जहां पर आकर्ष का नाम लिखा था वह हट जाता है। अपनी मेहंदी को खराब होता देख आस्था सामने देखती है तो एक 5 साल का लड़का खड़ा हुआ था। आस्था उसे देख अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हें यही जगह मिली थी खेलने के लिए? इतना बड़ा प्लेग्राउंड बाहर बना हुआ है, गार्डन है, वहां नहीं खेल सकते थे? आस्था के ऐसे चिल्लाने से बच्चा सहम जाता है। मिसेस गुप्ता, जो कि वहीं बैठी हुई थी, वह उसे बच्चे को जाने का इशारा करती हैं और आस्था के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा परेशान मत हो, बच्चा है, उसने जानबूझकर नहीं किया, आप फिर से लगवा लेना। अपनी मां की बात सुनकर आस्था कुछ कहने वाली थी कि इतने में ही उसे आकर्ष दिखता है, जो कि बुफे की तरफ जा रहा था। उसे वहां जाता देख आस्था के मन में ख्याल आता है और वह उनके पीछे पीछे जाने लगती है। आकर्ष, जो कि ऐश के लिए प्लेट लगा रहा था, पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनकर मुड़ता है तो सामने आस्था खड़ी आकर्ष को पुकार रही थी। कहिए मिस गुप्ता, सर आप यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं? आस्था के ऐसे सवाल को सुनकर कृष बीच टपकते हुए कहता है, जी नहीं, हम लोग खाना सूंघने आए हैं। आप भी कैसी बातें करती हैं, प्लेट्स लेकर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है खाना खाने ही आए होंगे। सर आप मेरी मदद कर सकते हैं कि वह एक्चुअली क्या है ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? आस्था की बात सुनकर आकर्ष की त्योरियां चढ़ जाती है और वह कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा? आप किसी और से भी तो कह सकती है ना। आस्था खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, वह एक्चुअली क्या है ना सर, सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आपको मैंने यहाँ देखा तो आपको कहा। एक काम कीजिए ना, इसी प्लेट में हम दोनों के लिए ले आइए, आप भी खाते जाइएगा और मैं भी खा लूंगी। आस्था को हार ना मानता देख आकर्ष एक सर्वेंट को आवाज लगाता है और कहता है, तुम इधर आओ। वह सर्वेंट दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आकाश उसे खाने की प्लेट रेडी करने को बोलता है। आस्था को लग रहा था कि आकर्ष सर्वेंट से खाने की प्लेट उसके लिए लगवा रहा है, परंतु आस्था की सोच को विराम आकर्ष की पूरी बात सुनकर लगता है, जो कि सर्वेंट से कह रहा था कि वह आस्था को खाना खिला दे। और फिर आस्था की तरफ रुख करते हुए कहता है, सॉरी पर मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है और मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, और अपनी प्लेट ले आकर्ष वहां से निकल जाता है। अब वहां पर सिर्फ आस्था और वह सर्वेंट ही बचे थे। वह सर्वेंट आगे आते हुए कहता है, मैडम आप पहले क्या खाना पसंद करेंगे? सर्वेंट की बात सुनकर आस्था को गुस्सा आ जाता है और वह एक हाथ मार थाली नीचे गिरा देती और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, यू ब्लडी, निकलो यहां से। आस्था के ऐसे रिएक्शन से वह सर्वेंट घबरा जाता है और सर नीचे कर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। आस्था आकर्ष को जाते हुए देख रही थी, जो कि अनोखी और ऐश की टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी रेडी की हुई थाली में से ऐश को खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। आकर्ष द्वारा ऐश को खाना खिलाए जाने पर आस्था के हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं, जो बची कूची मेहंदी बची हुई थी वह भी पूरी खराब हो जाती है और वह अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे मना करके उस विच को खाना खिलाया जा रहा है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐश्वर्या, तुमने सही नहीं किया मेरी पसंद को मुझे चुरा के। ये सब होते हुए दो जोड़ी आंखें देख रही थी और वह थे लीजा और अमन, जो कि एक दूसरे की तरफ तिरछी मुस्कान लिए देख रहे थे। लीजा अमन के कान में कहती है, बस तुम्हें इसी को और भड़काना है और उसे अपना बनाना है। जैसे ही आस्था तुम्हारी हुई, मैं उसकी पिक्चर्स आकर्ष को दिखाकर उसे आकर्ष की नजरों में गिरा दूंगी और उस ऐश्वर्या के साथ भी करूंगी और मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और आकर्ष सिर्फ मेरा हो जाएगा।
ऑफ कोर्स डार्लिंग, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। वैसे भी मुझे 2 नए वजन फुल चखने को मिलेंगे और मुझे क्या चाहिए। वैसे आज रात का क्या प्लान है तुम्हारा? लिजा उससे आंखें तिरछी करते हुए कहती है, तुम्हारा कल रात से मन नहीं भरा क्या? और नहीं भरा है तो इतनी तो लड़कियां हैं यहाँ पर, देख लो, लेकिन 2-3 ही चूज करना, एक से तो तुम्हारा काम नहीं बनता है। लीजा की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, यू आर राइट। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं थरीसम करूँ और तुम मुझे देखना, और यदि वह दोनों भागने के लिए कहेंगे तो मैं उनके सामने तुम्हारे साथ करूँगा और उन्हें बताऊंगा कि देखो ऐसी लड़कियां हैं, मुझे सेटिस्फाइड कर पाती है। लीजा अपनी बड़ाई सुनकर मुस्कुराने लगती है और अमन को एक आई विंक कर कहती है, ठीक है मैं रेडी हूँ, रात को मिलते हैं। और वहां से चली जाती है। अमन आस्था के गुस्से से भरे चेहरे को देख रहा था और गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, वह दिन दूर नहीं जब तुम मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाओगी और मैं तुम्हारे शरीर को नोचूंगा। बहुत एटीट्यूड है ना तुम में, वह सारा एटीट्यूड में एक बार में निकाल दूंगा। चैप्टर 48 मानस मिसिंग। ऐश दादाजी का कॉल। आकर्ष और क्रिश दोनों को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। दोनों लड़कियां अपने लिए लड़कों की कंसर्न देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। अनोखी ने तो 1-2 बार क्रिश की उंगली ही काट ली थी। क्रिश ने उसे खिलाना बंद नहीं किया था। अनोखी के द्वारा काटी गई उंगली को वह अपने होठों से किस कर लेता है और वापस से अनोखी को खाना खिलाने लगता है। अनोखी को क्रिश की यह सब हरकतें अच्छी लग रही थी, या ये कहें कि धीरे धीरे वह क्रिश की तरफ अपना झुकाव महसूस कर सकती थी। आकर्ष रोटी में मिक्स वेज सब्जी लेकर अपना हाथ ऐश की तरफ बढ़ा देता है। ऐश उसमें टिंडे की सब्जी मिक्स देख उसे मना करते हुए कहती है कि मैं यह नहीं खाऊंगी, तो आकर्ष अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कहता है, क्यों, मैं जान सकता हूँ? ऐश छोटा सा मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें टिंडे मिक्स है और टिंडे मुझे पसंद नहीं है। आकर्ष उसकी बच्चों जैसी हरकत पर उसका मासूम चेहरा देखता है और हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, पर इसमें तो और भी वेजिटेबल्स मिक्स है, उनसे टेस्ट अच्छा हो गया, लो खाओ चुपचाप, में कोई ना नुक्कड़ नहीं सुनूंगा। ऐश नामे सिर हिला मना करती है तो आकर्ष उसे आंखें दिखाता है। आकर्ष की आंखों को देखकर ऐश अपना मुंह खोल देती है और आकर्ष उसके मुंह में वह कौर डाल देता है। ऐश मुंह बनाते हुए उसे चबाने लगती है। ऐश के अड़े तिरछे मुंह को देखकर अनोखी और क्रिश हंसने लगते हैं। उन दोनों को अपने ऊपर हंसता देख ऐश उन्हें अपनी आंखों से घूरने लगती है, तो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे चारों का खाना होता है और वह लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में मानस उसी जगह बैठा हुआ था जहां पहले ऐश, अनोखी और मानस अक्सर क्लास बंद करके बैठा करते थे। जब से मानस ने ऐश को प्रपोज किया था तब से ऐश मानस को नहीं दिखी थी और उसे कॉलेज ना आता देख मानस को लग रहा था कि वो मानस की वजह से नहीं आ रही है। मानस ऐश को मिस कर रहा था और उससे एक बार मिलना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एकदम से ऐसे यह बात करने से वह गुस्सा हो गई है। वह उससे मिलकर एक बार अपनी फीलिंग अच्छे से समझाना चाहता था। जब मानस ने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने गलती कर दी। एक बार सबके सामने उसे प्रपोज करने से पहले इसके बारे में ऐश से बात कर लेनी थी। दूसरे दिन ऐश से बात करने के उद्देश्य से वह कॉलेज आया था, पर ऐश उस दिन से कॉलेज ही नहीं आई थी। ऐसे ही लगातार दिन वह ऐसे ही ऐश का वेट करता रहा और धीरे धीरे दिन ऐसे ही कटते रहे, पर ऐश नहीं आई। उसका मन बहुत उदास हो गया था। पर इन सब में जिसकी लॉटरी लगी थी वह थी सोनिया। वह एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी मानस के करीब जाने का और ऐश के खिलाफ मानस को भड़काने का। लेकिन मानस ऐश के खिलाफ सोनिया के मुंह से कुछ भी सुनता तो उसे चिल्ला कर चला जाता है, इसलिए सोनिया अब मानस से ऐश की बातें नहीं करती थी। वह अपने और मानस के रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह उसके सामने अच्छा होने का प्रिटेंड कर रही थी, जिससे मानस वापस उसके करीब आ जाए। कुछ भी करके उसे मानस के दिमाग से ऐश का फितूर निकलना था। ऐश का कॉलेज ना आने पर उसे अच्छा मौका मिल गया था और कॉलेज में एक और इंसान था जो कि ऐश के ना आने से खुश था, और वह थी मिसेस दत्ता। पर वह दुखी भी थी क्योंकि मिस्टर राय जो नहीं आ रहे थे। कुल मिलाकर कोई खुश था कोई दुखी था। इसी तरह कॉलेज में सबकी जिंदगी बीत रही थी। शिमला रॉयल होटल। Sleeping, 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 sleeping.
ऐश अपने बेड पर आराम से सो रही थी कि इतने में ही उसका फोन बजता है। वह अपना हाथ यहाँ वहाँ करके फोन ढूंढती है। तब उसे सिर के पास मोबाइल दिखता है और वह उसे उठाती है। देखती है तो उसके दादाजी का कॉल था। वह कॉल रिसीव करती है तो सामने से दादी माँ कहती है, लगता है हमारी पोती हमें भूल गई है। सामने से दादी माँ की आवाज सुनकर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी दादी माँ को ऐसा क्यों लगता है? अब भाई जब से आप गई हो शिमला आपने हमसे एक बार भी बात की है और आपने हमें फोन तक नहीं किया। ऐश, सॉरी दादी माँ, एक तो इतने दिनों बाद में यहाँ घूमने आए, ऊपर से यहाँ का माहौल फंक्शंस में मैं इतना बिजी हो गई कि आपको कॉल ही करना भूल गई। दादी माँ थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, वही तो हमने पहले कहा कि आप हमें भूल गई हैं। अब हम आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, इसलिए आप हमें इतनी जल्दी भूल गई। ओहो मेरी प्यारी दादी माँ, ऐसा मत कहो ना, वैसे भी आपकी प्यारी पोती आपको कभी नहीं भूल सकती। फिर बात को बदलते हुए ऐश कहती है, आशी और दादाजी कहाँ गए हैं? आशी जो कि स्कूल से आ गई थी वह चिल्लाते हुए कहती है, मैं यही हूँ दी, आप कैसे हो? आशी की चहकती हुई आवाज सुनकर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छी हूँ छोटी चुलिया, तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? आशी चीखते हुए दादी माँ की ओर देखती और कहती है, देख रहे हो दादी माँ दी मुझे कैसे चिढ़ा रही है। एक तो इतने दिनों बाद बात कर रही हूँ उसमें भी मुझे चिढ़ना नहीं भूल रही है। दादी माँ दोनों की नोक-झोंक सुनकर हंसते हुए कहती है, अरे वह प्यार करती है तुझे इसलिए मजाक कर रही, बजह इतना सीरियस मत लिया कर उसकी बातों को। दादी माँ को ऐश का पक्ष लेते देखा आशी गुस्सा होते हुए कहती है, आप तो हमेशा दी का ही पक्ष लेते हो। मैं नहीं करती हूँ उनसे बात, और वह गुस्सा होकर सोफे के दूसरे साइड बैठ जाती है। ऐश वीडियो कॉल करती है तो दादी माँ उसका कैमरा आशी की ओर कर देती है और कहती है, देख रही हो बेटा कैसे मुंह फुलाकर बैठ गई है, तू क्यों परेशान करती है उसको? अरे दादी माँ, उसको परेशान करने में मजा आता है मुझे। आशी तिरछी नजरों से वीडियो कॉल में देख रही थी। अब वह धीरे से खिसकते हुए दादी माँ के पास आ जाती है और पूछती है, वहां पर कैसा है सब? शादी अच्छे से हो रही है? आपने मुझे एक भी पिक्चर्स नहीं भेजे हैं वहां के। ऐश हंसते हुए कहती है, यार यहाँ बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा ठंड ज्यादा है, इतना अच्छा माहौल है, प्लस इधर के फंक्शंस कुछ अलग है हमारे इधर की वेडिंग्स में जो रिचुअल्स होते हैं। यहाँ के रिचुअल्स थोड़ी अलग अलग है। आज मेहंदी का फंक्शन था, फिर अपने हाथों को दिखाते हुए, देखो दादी मैंने मेहंदी लगवाई है, कितना अच्छा डिजाइन बनाया है मेहंदी वाली ने। दादी माँ ऐश की मेहंदी देखती है जो कि गहरे रंग की रची हुई थी। वह उसकी मेहंदी देख मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा आपकी मेहंदी तो बहुत गहरे रंग की रची है। आशी भी दादी माँ की बात सुनकर कहती है, हाँ दी आपकी मेहंदी बहुत अच्छी रची है। दोनों दादी पोती ऐसे ही बात कर रही थी कि इतने में दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं, हो गई बात, अब मैं कर लूं अपनी पोती से बात। दादाजी की बात सुनकर ऐश दादाजी की तरफ देखती है और कहती है, कैसे हैं आप दादाजी? हम तो बहुत अच्छे हैं, ये बताए आप कैसी हैं? वहां जाकर हमें भूल तो नहीं गई हैं? दादी माँ वाला डायलॉग दादाजी को मारते देख ऐश जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या आप दोनों ने पहले से सांठ गांठ कर ली थी कि जब मुझे कॉल करेंगे तो सेम डायलॉग बोलेंगे? अनोखी जो ऐश के बाजू में सो रही थी उसकी हंसने और इतनी जोर जोर से बातें सुनने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वह बैठकर देखने लगती है तो दादी माँ दादाजी आशी तीनों वीडियो कॉल में थे। वह उन तीनों को देखकर खुश हो जाती है और उनसे बातें करने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद दादाजी कॉल कट कर देते हैं। अनोखी ऐश की तरफ देखती है जो कि अपनी मेहंदी को लगातार देखे जा रही थी और खुश हो रही थी। अनोखी उसकी मेहंदी देखती है जो कि गहरे रंग की थी और फिर अपने हाथों को उठा देखती है तो वह भी गहरे रंग की थी। अपने हाथों में मेहंदी का रंग इतना चढ़ा देख वह बहुत खुश हो जाती है और ऐश से कहती है, चलो मैडम संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, रेडी नहीं होना क्या? यार अनोखी, आज मेहंदी के फंक्शन में डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा है कि मैं संगीत की कार्यक्रम में भी डांस करूँगी। वह सब तो ठीक है, पर तूने पहले से डांस प्रिपेयर किया है जो वहां जाकर ऐसे ही मटक कर आ जाएगी? जभी तो वह डांसर्स थी जिससे तूने उनके स्टेप्स फॉलो कर लिए थे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भी 2 घंटे हैं हमारे पास, 1 घंटे में डांस स्टेप सीख लेते हैं, कर लेंगे थोड़ा बहुत। यार मैं इधर एंजॉय करने आई हूँ, मैं कोई भी एक फंक्शन मिस नहीं करना चाहती।
ओके ओके शांत लेडी भीम शांत, समझ गई मैं तेरी बात, ठीक है हम दोनों पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करते हैं। अनोखी की हाँ सुन, ऐश का चेहरा लेड बल्ब डे से चमकने लगता है और जल्दी से फ्रेश होकर उन लोग एक गाना सिलेक्ट कर उस गाने में अपनी रिहर्सल करने लगते हैं। 1 घंटे अच्छे से डांस की प्रैक्टिस करने के बाद दोनों थक कर बैठ जाती है। अनोखी रिसेप्शन में कॉल करके दोनों के लिए जूस ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद उनका जूस आ जाता है। जूस पीने के बाद दोनों रेडी होने के लिए चली जाती हैं। चैप्टर 49 लीजर सेड्यूसिंग डांस मूव्स। ऐश और अनोखी दोनों संगीत के लिए रेडी हो गई थी। दोनों ने आज लहंगा चुनरी कैरी किया था जो कि सिंपल सा था। अनोखी का लहंगा ऑरेंज कलर का था और उसमें नेवी ब्लू कलर की चुनरी थी और ऐश का लहंगा पिंक कलर का था जिसमें व्हाइट कलर की चुनरी थी। दोनों ने ही अपने डांस के हिसाब से कपड़े चूज किए थे। बालों को कलकर पार्ट में डिवाइड करके छोड़ा हुआ था। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कानों में झुमके पहने हुए थे, होंठों में हल्की न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक दूसरे की तारीफ करती हैं। रेडी होने के बाद दोनों रूम से बाहर निकल नीचे की ओर चली जाती है जहां पर दोनों लड़के उनका वेट कर रहे थे। दोनों लड़के जब ऐश और अनोखी को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह लोग हर लुक में कुछ अलग ही लगती हैं। दोनों उनको देखने में बिजी थे। तब तक अनोखी और ऐश टेबल के पास पहुंच जाती हैं और बैठ जाती है। अनोखी क्रिश के कंधे पर एक मुक्का जड़ते हुए कहती है, कुछ मंगाया नहीं है खाने के लिए? इतनी देर से आकर बैठे होकर क्या रहे थे? हमें भूख नहीं लगी थी इसलिए नहीं मंगाया। तुम्हें भूख लगी है तो बताओ, मंगा देता हूँ। बताओ क्या खाना है? इतनी सी बात पर मारती क्यों हो? हर टाइम अपने हाथ पैर चलाती रहती हो और लड़ती रहती हो जंगली बिल्लियों के जैसी। खुद के लिए जंगली बिल्ली सुनकर अनोखी चिढ़ जाती है और कहती है, खाना मंगाओ, मुझे भूख लगी है, वरना ये जंगली बिल्ली तुम्हारा मुंह नोच खाएगी। क्रिश वेटर को ऑर्डर देकर खाना मंगवाता है कि इतने में ही चारों को एक गाने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग स्टेज की ओर देखने लगते हैं तो एक लड़की उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे, या ये कहा जाए कि अंग प्रदर्शन कर रही थी। उसने नीचे छोटी सी एक स्कर्ट और सीने को ढकने के लिए बैकलेस ब्लाउज पहना था जिसमें डोरी बंधी हुई थी। वह लड़की जैसे ही पलटती है तो उसके सीने के उभार जो कि आधे विजिबल हो रहे थे वह दिखने लगते हैं। उसको देखकर संगीत में मौजूद बाकी लड़के सीटी बजाने लगते हैं। ऐश और अनोखी को अच्छा नहीं लगता। कुछ ही देर में उन्हें गाने की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लैला मैं लैला ऐसी हूँ, लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। लैला मैं लैला ऐसी हूँ, लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। गाने के बोल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वह लड़की अपने सेडिक्टिव मूव कर रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की है कौन, क्योंकि उसने एक पतले कपड़े से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जिसको भी देखूं दुनिया भुला दून, मजनू बना दून। ऐसी मैं लैला लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। वह लड़की अपनी बॉडी को और शो करते हुए सेक्सी मूव्स कर रही थी जो कि वहां के लड़कों को उसकी तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। एवं गुप्ता फैमिली को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी डांस है जिसको यहाँ बुला लिया गया है जो कि ऐसे घटिया मूव्स संगीत में कर रही है। ओ मोहब्बत का जिसको तरीका ना आया उसे जिंदगी का सलीका ना आया। राहे वफा में जहाँ पर जो खेला उसके लिए है ये हसीनों का मेला। वह लड़की स्टेज से निकलकर नीचे आती है और सीधे आकर्ष के पास आ उसकी लेप में बैठ जाती है और उसके सीने में हाथ फिराने लगती है। उस लड़की के सडन एक्शन पर सब शॉक हो जाते हैं। ऐश तो जल भून कर राख हो रही थी और कुछ ऐसा ही हाल आस्था का भी था। आकाश उस लड़की को अपने ऊपर से धक्का दे देता है जिसे वो नीचे गिर जाती है। वो अपनी कमर को कामुक तरीके से मूव करते हुए उठ जाती है। सबको यही लगता है कि वह उसका मूव है, पर वह लड़की आकाश को एक लुक देकर वापस स्टेज की ओर जा अपने डांस मूव करने लगती है। लैला मैं लैला ऐसी हूँ, लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला आहा हा हा गुल्लू 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 गुल्लू, मुझे देखकर जो ना देखे किसी को, मेरे वास्ते जो मिटा दे खुदी को, उसी दीवाने की बनूंगी मैं लैला, उसे प्यार दूंगी मैं पहला पहला। लैला मैं लैला। कुछ ही देर में उसके डांस में साथ देने के लिए एक लड़का आता है जिसने उसके जैसे मास्क लगाए हुआ था।
वह भी उस लड़की से चिपक चिपक कर डांस करने लगता है। उन दोनों के इतने इंटेंस मूव को देखकर बुजुर्ग लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और जो जवान लड़के थे वह एंजॉय कर रहे थे। ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला ला ला ला। मिस्टर गुप्ता से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह एक एम्प्लॉय को इशारा करते हैं कि यह गाना बंद करें और इनको बाहर करें। जब तक एम्प्लॉय वहां जाता है तब तक सॉन्ग खत्म हो जाता है और वह दोनों स्टेज से चले जाते हैं। बैक स्टेज आकर वह लड़की अपना मास्क को उतारती है और वह लड़का भी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जी हाँ, वह लड़का और लड़की कोई नहीं अमन और लीजा थे। लीजा सामने से तो आकर्ष के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आकर्ष के पास जाने का ये प्लान बनाया था। क्योंकि इतने दिनों से खुद को कंट्रोल करते करते वह थक गई थी, वह एक बार आकर्ष को छूना चाहती थी, उसकी बॉडी को महसूस करना चाहती थी और ये करने के लिए अमन ने उसका साथ दिया। अमन लीजा का हाथ खींचते हुए कहता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और उसकी बॉडी के ऊपरी जिसमें न के बराबर कपड़े थे मैं अपने हाथ को मूव करते हुए कहता है अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। अमन की बात सुनकर लीजा हाँ में सिर हिला देती है तो अमन उसे गोद में उठाकर सीधे अपने रूम की ओर चला जाता है। जब तक मिस्टर गुप्ता के भेजे हुए एम्प्लॉय बैक स्टेज आते हैं तब तक दोनों रफू चक्कर हो चुके थे। सभी गेस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। यंगस्टर्स तो मजे ले लेकर एंजॉय कर रहे थे। ऐश तो आकर्ष को घूर घूर कर देखे जा रही थी। आकर्ष ऐश की जलती निगाहें अपने चेहरे पर महसूस कर उसे कहता है मैंने क्या किया है, वो खुद ही आकर मेरे पास बैठी थी, मैंने तो उसे धक्का दिया था। पर लगा तो ऐसा नहीं था कि आपने उसे धक्का दिया है, वह तो बड़ी स्टाइल से अपने मूव्स कर रही थी, अपनी कमर को बेंड कर रही थी। तो यह उसका लुकआउट है, मैंने तो उसे धक्का ही दिया था। ऐश मुंह बना लेती है। होटल के रूम में अभी कुछ देर पहले जो की को कपड़े शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे वो अब बुरी हालत में फटे हुए रूम में बिखरे हुए थे और बेड पर लीजा और अमन की इंटेंस लव मेकिंग चल रही थी। अमन जो कि हमेशा लिजा के ऊपर भारी पड़ता था पर आज लिजा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। अमन लिजा को होल्ड करते हुए कहता है क्या बात है डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही तुम एक्साइटेड लग रही हो। अमन तुम नहीं समझोगे, आज जो मैंने फील किया है ये सब उसी का नतीजा है जिसके कारण मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है। बस उसकी लेप में बैठने और उसकी बॉडी को टच करने से तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं तुम्हारे साथ यह सब कर रहा हूं, तुम तो कभी मेरे साथ इतनी एक्साइटेड नहीं हुई। लिजा अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए अमन को अपने ऊपर आने का इशारा करती है। अमन ठीक वैसे ही करता है। लीजा अमन की बात का जवाब देते हुए कहती है 2 साल मैंने हर रात अपने साथ उसे फील किया है पर आज मैंने सच में उसे फील किया है। मैंने ये सब चीज अपने सपने में ही देखी थी, तब से मेरी बॉडी उसका टच चाहती है और आज जब मैंने उसे टच किया है उसी के कारण मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है। फिर लीजा अमन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम थोड़ा फास्ट कर सकते हो, आज तुम मुझे इतना थके थके क्यों लग रहे हो। लिजा की बात पर अमन हंसते हुए कहता है मैं थका हुआ नहीं हूं, तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक हो आज। लीजा अमन को धक्का दे खुद उसके ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर एंटर करती है और कहती है मेरी हीट को आज तुम नहीं शांत कर पाओगे, अपना मोबाइल दो, तुम्हें मेरा मोबाइल क्यों चाहिए। लीजा अपने दांत पीसते हुए कहती है मैंने जितना कहा है उतना करो। अमन का मोबाइल लेकर लीजा उसमें अमन के बॉडीगार्ड का नंबर डायल करती है और मोबाइल अमन को देते हुए कहती है उसे कमरे में बुलाओ। अमन चौंकते हुए लीजा को देखता है और कहता तुम पागल हो गई हो, मैं हूं यहाँ पर, उसकी क्या जरूरत है तुम्हें, अभी हम एंजॉय करते हैं ना, मुझे तुम दोनों चाहिए, आई नीड हिम, कॉल हिम राइट नाउ। अमन लीजा की बात सुनकर अपनी बॉडीगार्ड को कॉल करता है और रूम में बुलाता है। कुछ ही देर बाद अमन का बॉडीगार्ड रूम में आ जाता है। बॉडीगार्ड जो कि अमन और लिजा के बारे में पहले से जानता था और उन दोनों को ऐसी पोजीशन में पहले भी देख चुका था पर उसने कभी दोनों को ज्वाइन नहीं किया था, वो दोनों के सामने अपना सिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। लिजा उसे वहां खड़े देख चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करो, आई नीड यू। बॉडीगार्ड तो लिजा की बात सुनकर शॉक ही रह गया था, उसे लगा नहीं था कि उसे यहाँ इसके लिए बुलाया गया होगा।
लिजा अपनी पोजीशन सही करती है और उस बॉडीगार्ड को अनड्रेस होने कहती है। बॉडीगार्ड लिजा की बात नहीं मानता है तो लिजा घूरकर अमन को देखती है तो अमन बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वह बॉडीगार्ड अपने कपड़े रिमूव करता है और उन दोनों को ज्वाइन करता है और खुद को शिफ्ट कर लिजा के अंदर खुद को इंटर करता है। लिजा बॉडीगार्ड के इंटर करने से प्लेजर से चिल्लाने लगती है। बॉडीगार्ड अपनी कमर मूव करने लगता है जिससे लिजा को मजा आने लगता है और साथ ही साथ अमन को भी। वह तीनों एक साथ अपनी नाइट स्पेंड करने लगते हैं। उसे रूम में गहरी सांसों और प्लेजर से चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद वहां का माहौल शांत हो जाता है। बॉडीगार्ड अपने कपड़े पहन रूम से बाहर चला जाता है। लिजा अमन के ऊपर बेसुध लेटी हुई थी। अमन अभी भी लिजा के अंदर था और अब उसे फिर से क्रेविंग हो रही थी। वो धीरे धीरे अपनी कमर मूव करने लगता है। लिजा जो कि बड़ी मुश्किल से आंख खोल पा रही थी अपनी बॉडी में वापस से हीट पैदा होते महसूस कर अमन का साथ देने लगती है। चैप्टर 50 घाघरा नोकझोंक। दूसरी तरफ संगीत में बिल्कुल शांत माहौल था। कोई भी ये देखकर नहीं कह सकता था कि यहाँ पर संगीत का फंक्शन रखा गया है। अपनी बेटी के संगीत को ऐसा खराब होता देख मिस्टर गुप्ता खड़े होते हैं और कहते हैं, हेलो जेंटलमैन एंड ब्यूटीफुल लेडीज। शायद यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वह डांसर होटल के किसी और एरिया के लिए आई हुई थी बट वह गलती से यहाँ आ गई, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर अपने संगीत के फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर जो टेंस्ड माहौल था वह थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। कुछ ही देर में वहां एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाई देता है और सामने आस्था डांस करती हुई दिखती है, जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही थी। डांस करते हुए ही वह अपनी बहन और जीजू को स्टेज पर बुलाती है। तीनों डांस कर रहे थे। उनके डांस को देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं पर कुछ सीटियों की भी आवाज आ रही थी और हमारी दोनों हीरोइन उस डांस को देखकर ओवर एक्साइटेड हो गई थी। यश और अनोखी बस उनके डांस खत्म होने का वेट कर रही थी कि वह भी जो उन्हें डांस प्रैक्टिस की थी वह कर सके। उन दोनों को खड़ा देख दोनों लड़के उन्हें घूरते हुए कहते हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अनोखी और ऐश एक्साइटेड होते हुए कहती है, हम लोग भी डांस करने जा रहे हैं, हम लोगों ने डांस प्रिपेयर किया हुआ है। उन लोगों की बात सुनकर दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ कहते हैं, तुम लोग डांस नहीं करोगे? दोनों लड़कों की बात सुन ऐश और अनोखी उनकी तरफ देखती है और कहती है, और हम लोग क्यों डांस नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकते, एक बार कह दिया ना, चुपचाप यहाँ बैठो। अनोखी कृष की तरफ आंखें तरेरते हुए कहती है, और तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम डांस करेंगे। इसके साथ ही वह कृष का हाथ झटक स्टेज की ओर चली जाती है। ऐश जो कि अनोखी के पीछे ही जा रही थी, आकर्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने हाथ पकड़े जाने पर ऐश पीछे मुड़कर देखती है तो आकर्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। आकर्ष की गुस्से भरी नजरों को देख ऐश उससे कहती है, क्या हुआ? मुझे डांस करना है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आकर्ष अपने दांत पीसते हुए एक बार मना कर दिया, ना तुमने देखा लड़के कैसे हूटिंग कर रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए चुपचाप यहाँ बैठा हूँ। पहले ही माहौल खराब हो चुका है यहाँ का, अभी तुम लोग कुछ भी करोगी लोग उसका गलत ही मीनिंग निकलेंगे। आकर्ष की बात सुन ऐश कुछ सोचती है और चुपचाप वहां बैठ जाती है। अनोखी स्टेज की ओर चली जाती है। कृष घूरते हुए उसके पीछे पीछे आता है। दोनों स्टेज पर आ जाते हैं, तभी सॉन्ग बजता है। अनोखी कृष को धक्का मारते हुए अपने स्टेप्स करने लगती है। लड़के ओ रे लड़के कहाँ से आया है रे तू? प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू? लड़के ओ रे लड़के कहाँ से आया है रे तू? प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। अनोखी की यह बातें सुनकर कृष मूड में आते हुए डांस करने लगता है और अनोखी की बात का जवाब देता है, हाँ जल गई, हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। कृष की बात सुन अनोखी अपने स्टेप्स करते हुए अपने लहंगे को मूव करती है और डांस करने लगती है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा वाया आगरा। घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा वाया आगरा। घाघरा घाघरा इश्क इश्क घाघरा घाघरा इश्क इश्क।
ऐश जो कि आकर्ष की नज़र यहाँ वहाँ होने का वेट कर रही थी, वह जैसे ही देखती है कि आकर्ष किसी से बात करने में बिजी है, वह मौके में चौका मार रफू चक्कर हो जाती है और स्टेज की ओर भाग जाती है। मैं हवा तो ऊर्जा घटा तो मुर्जा कली कहा कि अदा हो ताकि बड़ा बेशरम है तू तो लुक्खा है बड़ा ये कमर छुपा ले नजर घुमा ले पता मैं पूछूं उम्र तू जाने देखो बेरुखी पे कैसे अटका है पड़ा हा ढल गई रे ढल गई तू शाम की तरह ढल गई हा खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता बेमतलब की बकवास तेरा घाघरा बगदाद हो या हो दिल्ली वाया आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय रे मेरा घाघरा बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा हाय रे मेरा घाघरा घाघरा हाय रे मेरा घाघरा मेरा घाघरा। अब स्टेज पर ऐश अनोखी और क्रिश थे। क्रिश ऐश और अनोखी को देखते हुए आगे की लिपसिंग करता है और डांस मूव करते हुए डांस करने लगता है। मैं नशा उतर जा खता सुधर जा इत्र मैं सुनबू रसूल मैं गाँव ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है मैं मजा मैं चाहूँ सजा मैं काटू रजा मैं पूछूं जुआ क्यों खेलूं होपलेस है तू फिर भी थोड़ी होप है हाँ टल गई आफत की तरह टल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता उठती फिरती अफवाह है तेरा घाघरा बगदाद हो या हो दिल्ली वाया आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय रे मेरा घाघरा हाँ बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। कुछ लड़के तीनों का डांस देखकर सीटी बजा रहे थे। सभी लोग उन लड़कों की मनसा अच्छे से समझ रहे थे। मिस्टर गुप्ता तो अपनी बेटी के संगीत को इस तरह खराब होता देख अपना सरनामे दिला देते हैं। उन्हें उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने यहाँ का माहौल खराब कर दिया था। ऐश लीड लेते हुए आगे के मूव्स करती है। क्रिश ऐश और अनोखी दोनों के साथ डांस कर रहा था पर तीनों इस बात से बेखबर थे कि कोई बहुत खतरनाक निगाहों से उन्हें घूर रहा है। घाघरा घाघरा तेरा घाघरा वाया आगरा घाघरा तेरा घाघरा वाया आगरा घाघरा इश्क इश्क घाघरा इश्क इश्क। ऐश्वर्या अनोखी क्रिश के आजू बाजू घूमते हुए मूव्स कर रही थी कि अचानक कोई ऐश का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। आकर्ष गुस्से में ऐश को खींचते हुए स्टेज से नीचे ले आता है। मिस्टर गुप्ता आकर्ष को इतने गुस्से में देख उसके पास आने लगते हैं तो आकर्ष उन्हें हाथ दिखा रोक देता है और वह ऐश को खींचते हुए वहां से लेकर जाता है। आकर्ष को इतने गुस्से में देख क्रिश और अनोखी भी उनके पीछे आने लगते हैं। आकर्ष ने ऐश के हाथ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था जिससे उसे दर्द हो रहा था। वह कसमसाते हुए लगातार आकर्ष को हाथ छोड़ने के लिए कहे जा रही थी। प्रोफेसर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। आकर्ष गुस्से में उसके हाथ को झटके के साथ छोड़ता है जिससे ऐश आगे आते हुए गिरते गिरते बचती है। ऐश को गिरता देख अनोखी जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और उसे संभालती है। आकर्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चिल्लाकर कहता है जब मैंने मना किया था तुम्हें तो वहां जाने की जरूरत क्या थी। और फिर क्रिश की ओर रुख करते हुए तुमने देखा था ना वह लड़के कैसी हरकतें कर रहे थे, तुम इन्हें समझाने की जगह उनके साथ डांस करने लगे। क्रिश आगे आते हुए कहता है ब्रो यार बस थोड़ा एंजॉय ही कर रहे थे और मैं था वहां पर। आकर्ष वापस से चिल्लाते हुए तू था वहां पर तो तू कर क्या रहा था, तूने देखा उन लड़कों को कैसे घूर रहे थे, उनकी आंखों में क्या चीज थी, मन कर रहा था एक एक की आंखें निकाल दूं। आकर्ष के ऐसे कहने पर ऐश सहम जाती है। ऐश डरते हुए आगे आती है प्रोफेसर हम लोगों ने डांस प्रिपेयर किया था और ये फैमिली फंक्शन था, हम लोग नॉर्मली डांस ही कर रहे थे। आकर गुस्से में अनोखी की तरफ देखता है और कहता है आई नो मिस कपूर कि आप लोग फैमिली फंक्शन में डांस कर रहे थे, लेकिन इसके पहले जो डांस हुआ है उससे उन लड़कों में एक हवस पैदा हो गई है और वो वहां स्टेज पर जिस जिस लड़की का डांस देख रहे हैं उसको भी उसी नज़र से देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई उस नज़र से देखे इसलिए मना कर रहा था, पर आप लोगों को मेरी बात समझ में कहाँ आती है। ऐश और अनोखी सिर नीचे कर आकर्ष से सॉरी कहती है। दोनों की सॉरी सुनकर आकर्ष अपनी जलती निगाहों से उन्हें घूर कर देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। क्रिश आकर्ष को जाते हुए देखता है और नाम सिर हिला देता है और अनोखी की तरफ देखकर कहता है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों गई, तुम्हारी वजह से मिस कपूर भी वहां चली गई जिसके कारण मेरा दोस्त गुस्सा हो गया। पूरा इल्जाम अपने ऊपर आते देख अनोखी चिढ़कर क्रिश से कहती है कि आप मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं।
जब मैं वहां डांस कर रही थी तो आप भी तो एंजॉय करके डांस कर रहे थे। ये कहिए कि हम दोनों की वजह से ऐश्वर्या वहां आए और वह फंस गई। ऐश का ध्यान दोनों की बातों में नहीं था क्योंकि वह आकर्ष के बारे में सोच रही थी। आज दूसरी बार उसने आकर्ष को इतने गुस्से में देखा था, पहले जब मानस ने उसे प्रपोज किया था, और दूसरा अब ऐश यही सब सोच ही रही थी कि इतने में अनोखी उसके कंधे पर हाथ रखती और कहती है, चलो यहाँ से, अब यहाँ मन नहीं लग रहा है। कल तक प्रोफेसर का गुस्सा शांत हो जाएगा। अनोखी की बात सुनकर वह गहरी सांस लेती है और हाँ में सिर हिला देती है। तीनों वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।